एपिसोड 141। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि अन्या इतने बड़े खानदान से बिलोंग करती है, क्योंकि उनकी मुलाकात जब भी हुई तो अन्या की सादगी, उसका स्वभाव में मीठापन, उसका मासूम चेहरा उन्हें हमेशा एक अपनेपन और काफी सलीता दर्शाता था। इतने बड़े खानदान की बहू होते हुए भी कभी उन्हें उसके अंदर कोई घमंड और गुरूर लगा ही नहीं। वो तो बिल्कुल उनके जैसी ही लगती थी। वो आचार्य से अन्या को देख कुछ शर्मिंदा भाव लिए कहते हैं, बेटा आप हमें पहले बता देती कि आप चौहान परिवार की बहू है तो हम। इतना बोलते बोलते उसके शब्द हलक में ही अटक गए। अन्या उसके जज्बात समझकर मनोज जिनके पास आती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, तो क्या अंकल, अगर मैं बता देती कि मैं चौहान परिवार की बहू, थोड़ा गुरूर के भाव में आपकी बेटी की होने वाली जेठानी हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं देते जो मेरी पहचान से अनजान हुए दिया है। मनोज जी अन्या की बात सुन हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी प्यारी है कि आपको तो हमने पहली नज़र से ही अपनी साची के बराबर ही माना है। ऐसी बातें कहकर हमें शर्मिंदा न करो। अन्या काफी अपनेपन के भाव लिए कहती है, शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं अंकल, बेटी माना है और आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पराया भी बना रहे हैं। मनोज जी अन्या की बात सुन खामोश से हो गए। तो तभी दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, समधी जी हमारी बहू की बातों से और उसकी डांट से कोई बच नहीं पाया है आज तक। दिग्विजय जी की बात सुन अन्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है और वही मनोज जी भी मुस्कुरा देते हैं, पर मन में अभी भी काफी सारी दुविधा थी जो उनकी आंखें साफ बयां कर रहे थे। आकाश जी जो खामोशी से एक पिता की व्यथा देख रहे थे, वो काफी शांत लहजे में कहते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं आपके मन में काफी व्यथा चल रही होगी, पर वो सारी व्यथा हम बैठकर भी तो दूर कर सकते हैं। आकाश जी की बात सुन मनोज की सामने पड़े सोफे को एक नज़र देख अपनी पत्नी को देखते हैं। दोनों मियाँ बीवी को ऐसे घूम शम सोच में देख दिग्विजय जी हंसते हुए दोबारा कहते हैं, समधी जी बातें लंबी होने वाली और रिश्तेदारी भी तो वो खड़े खड़े निभा नहीं पाएंगे, आए हमारे साथ बैठे। ये बोल दिग्विजय जी उन्हें अपने बगल वाली खाली जगह पे बैठने का इशारा करते हैं। मनोज उनकी बात सुन अपने दिल और आंखों में हिच लिए हाथ सिर हिलाते हैं और धीमे कदमों के साथ सोफे पे बैठी जाते हैं। अन्या सब नॉर्मल देख वो भी मुस्कुराते हुए रुद्र के साथ बैठ जाती है, तो रुद्र उससे अपनी एक आईब्रो उचका कर इशारा करता है जैसे कह रहा हो कि ये बात उसने उससे क्यों नहीं बताया। तो अन्या उसकी बाजू को हल्की सी पकड़ एक प्यारी और मासूम बने मुस्कान देती है, तो रुद्र उससे एक नज़र घूरता है, फिर वो भी अन्या का हाथ पकड़ हल्का मुस्कुरा देता है। वही मनोज जी खामोश से अपने कपकपते हुए हाथों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दिग्विजय जी अपनी परखी आंखों से उसके सारे हाव भाव समझ चुके थे। वो मुस्कुरा कर आगे आते हैं और मनोज जी के हाथ पर अपना हाथ रख काफी नर्म भाव से कहते हैं, समधी जी आप इतने बेचैन क्यों हैं? बेचैन तो हमें होना चाहिए क्योंकि आज हम आपसे आपकी जिगर का टुकड़ा जो लेने आए हैं। हमें बेचैन होना चाहिए। आपको तो एक गुरूर लिए अपनी आंखें उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि मगन वाले से ज्यादा देना वाला होता है और आज मगने वाले हैं और देने वाले हैं, तो ये चिंता क्यों? मनोज जी दिग्विजय जी की बात सुन खामोशी से दो पल अपने आप संभलने की कोशिश करते हैं, पर अंत है उनकी दिल की दुविधा उसके जुबान पे आ ही जाती है। वो जल्दी से अपना हाथ जोड़ दिग्विजय जी के कदमों लिए बैठकर कहते हैं, मिस्टर चौहान ये आपका बड़ापन है कि आप मुझे इतना दर्जा दे रहे हैं, पर मैं। मनोज जी को अपने कदमों में बैठा यूं देख दिग्विजय जी जल्दी से आगे बढ़ उनके कंधे को थाम उन्हें उठते हुए कहते हैं, समधी जी जो बातें करनी है बराबर बैठकर होगी, यूं कदमों में बैठ हमें शर्मिंदा न करे। इतना बोल वो मनोज जी को वापस सोफे पर बैठा देते हैं। तो वही आकाश जी उनकी हालत देख उनके हाथ रख कहते हैं, मनोज जी आप बेकार में ही अपनी आप छोटा समझ रहे हैं। डैड ने अभी कहा न कि मंगाने से ज्यादा देने वाला बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमें आपके चरणों में झुकना चाहिए। मनोज जी आकाश जी की बात सुन हड़बड़ा करना में सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे मतलब ये नहीं था। दिग्विजय जी सीधे लफ्जों में कहते हैं, पर आप हमें कर रहे हैं। हम यहाँ आपसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर लेने आए हैं, आपकी बेटी, और आप रिश्ते को अपने ओहदे से तोड़ रहे हैं, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। समधी जी। इतना बोल दिग्विजय जी एक पल खामोश हुए आगे कहते हैं, हमारी बहू ने तो हमें सब बता दिया है कि मेरे छोटे पोता रेहान और आपकी बेटी साची एक दूसरे से प्यार करते हैं, और सच कहे तो हमें 1% भी कोई आपत्ति नहीं हुई इस रिश्ते को लेकर। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा नटखट पोता आकर मुझे सीधा ये बात कहता तो हम जरूर इस बारे में एक बार विचार करते, पर ये बात हमारी बहू ने भरोसे के साथ कहा है कि आपकी बेटी हमारे पोते के लिए सही जीवन साथी है और हमें अपनी बहू जैसी बेटी के भरोसा पर भरोसा है।
इसलिए हम यहाँ आज उनके रिश्ते के लिए आए हैं। इसमें आपकी क्या राय है? ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी खामोश से हो गए। वो एक नज़र अपनी पत्नी कामिनी जी को देखते हैं तो वो उन्हें आंखों से शांत होने का इशारा करती है। मनोज जी एक गहरी सांस लिए कुछ पल सोचकर खुद संभाल कहते हैं, मिस्टर चौहान, हम क्या कह सकते हैं? हमने तो पहले ही अपनी बेटी की पसंद का मान रख इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। पर ये बात भी सच है कि कहीं न कहीं मन में व्यथा जरूर थी कि ये रिश्ते आगे चल जुड़ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपके सामने खड़े होने की क्या शायद आसपास खड़े होने की भी हैसियत हम नहीं रखते हैं। हैसियत रुतबा हम एक पल छोड़कर आगे चलकर सोचे भी तो समाज ने हमें रोक सा दिया हो, क्योंकि हम बचपन से ही ये सीखते आ रहे हैं कि समाज बराबरों में ही रिश्ते होने का मान देता है। और जिस दहलीज पे हम जाने में बारे में 100 बार सोचे, वहाँ हम किस मुंह से अपनी बेटी के लिए वो खुशियाँ लेने जाए। मन में इतनी दुविधा थी कि अब डर सा भी लगने लगा था कि आगे चल कहीं हम ही अपनी बेटी की खुशियों के रुकावट न बन जाए। ये बोलते बोलते मनोज जी की आंखों में थोड़ी नमी सी चाह गई थी। दिग्विजय जी मनोज जी के सच्चे मन देख मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ये देख काफी अच्छा लग रहा था कि कोई सच में अपनी बेटी के बारे में ही सिर्फ सोच रहा है। दिग्विजय जी ने काफी लंबी दुनिया देखी है। लोग तो बड़े घर से रिश्ता आने पे फूले नहीं समाते हैं, एरी चोटी का जोड़ लगाकर बढ़ बढ़ कर रिश्ता जोड़ते हैं। उनके लिए खुद का भी सिर झुका देते हैं बड़े पैसे वाले के घर रिश्ता जोड़ने के लांच में। पर वही मनोज जी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोच रहे थे, खुद को नाप रहे थे ये वो काबिल है अपनी बेटी की खुशी खरीदने में। उसकी ये सच्चाई दिग्विजय के दिल को छू गई। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है समधी जी? दुविधा का समाधान हुआ कि नहीं? दिग्विजय जी बात सुन मनोज जी भी अपनी पलकें उठाकर उनके देखते तो वो भी हल्का मुस्कुरा देता है। तो आकाश जी भी उनके कंधे पर हाथ मुस्कुरा कर लेते हैं। वक्त का खेल देखिए मनोज जी, जिस दहलीज पे आप जाने के लिए 100 बार सोचते थे, आज वही दहलीज आपके चौखट पर हाथ फैलाए खड़ी है। तो अब बताए यहाँ कौन जीता? एपिसोड 142। आकाश जी भी उनके कंधे पर हाथ मुस्कुरा कर लेते हैं। वक्त का खेल देखिए मनोज जी, जिस दहलीज पे आप जाने के लिए 100 बार सोचते थे, आज वही दहलीज आपके चौखट पर हाथ फैलाए खड़ी है। तो अब बताए यहाँ कौन जीता? आकाश जी की बात सुन मनोज की खामोश से हो गए। उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उनकी सोच से भी ज्यादा करुणा दिल थे सब। जैसी इमेज उनके मन में उनके लिए पहले थी, वो अब बिल्कुल वापस से कोरे पन्ने पे नया रूप छापने को थी। वो भरे मन से उनकी ओर देख कहते हैं, अब क्या कहूँ आकाश जी, दुनिया के इतने रंग देखकर भी आज एक नया रंग से पहचान होने जैसे खुद को नया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी साची की किस्मत में इतने अच्छे ससुराल लिखा है। मुझे तो पहले भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, और जो भी शंका थी वो तो आपकी बड़ी बहू का रूप देख कब का दूर हो गया। फिर अपना हाथ जोड़कर आगे कहते हैं, अब तो आप बस हुक्म करें कि कब आपकी छोटी बहू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मनोज जी की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी उनके जुड़े हाथों को थाम कर खुशी से कहते हैं, अरे समधी जी, ये अपराचिकता की जरूरत नहीं है। हमारा बस चले तो हम अभी अपनी छोटी पीता बहू ढोल बाजे के साथ आपके चौखट से ले जाए, लेकिन हम आपके मन के साथ अपनी छोटी बहू के मन का भी उतना ही सम्मान करते हैं। इसलिए आप पहले उससे पूछ लीजिए कि आखिर उसकी क्या राय है। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी मुस्कुरा कर कहते हैं, इसमें पूछना क्या मिस्टर चौहान, मैंने अपनी साची के आंखों में इस रिश्ते का प्यार देखा है, और मुझे खुशी है कि वो आपके जैसी ऊंचे और अच्छे खानदान की बहू बन रही है। आकाश जी उनकी बात सुन हंसकर कहते हैं, तो चलिए इस खुशी के मौके पे हम का मुंह तो मीठा करिए। उनकी बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं और अपनी पत्नी को देख इशारा करते हैं। कामिनी जी अपने पति का इशारा समझ जल्दी से उठकर जाने को होती हुई कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी अन्या उसकी बात सुन खुद भी खड़ी होते हुए कहती है, अरे आंटी, मैं भी आती हूँ आपकी मदद करने को। कामिनी जी अन्या की बात सुन उससे माना करते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, आप आराम से बैठो, मैं खुद कर लूंगी। अन्या जो कि अब तक उनके सामने खड़ी हो चुकी थी, वो उनका हाथ थम काफी अपनेपन से मुंह सिकोड़ कर कहती है, अरे आंटी, आप बेटी भी कहती है और पराया भी करती हैं। ये रिश्तों का खेल तो मुझे आपका समझ नहीं आता। कामिनी जी उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और उसका गाल छू प्यार से कहती है, पराई कहाँ है तुम मेरे लिए, अब तो जैसा लगता है बेटी से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। उनकी बात सुन अन्या मुस्कुराकर उसका हाथ थम किचन की तरफ चलते हुए कहती है, तब तो आप मुझे अपनी मदद करने से रोक नहीं सकती आंटी, चले। अन्या की बात सुन कामिनी जी मुस्कुरा देती है और अन्या के साथ ही किचन की ओर चल जाती है। वही बाकी सब आगे की बातें करने लगते हैं।
किचन में आते ही अन्या कामिनी जो एक जगह खड़ा कर खुद सारे काम करने लगती है, जिस पे कामिनी मुस्कुरा देती है। अन्या स्नैक्स की प्लेट निकल सबके लिए चाय चढ़ती है और अपने कामों में लग जाती है। कामिनी जी अन्या को अपने इस छोटे से किचन में भी इतने दिल से लगाकर अपनेपन से काम करते हुए देख मुस्कुरा उठती है और उसके पास आते हुए उसका गाल छूकर प्यार से कहती है, कितने सौभाग्यशाली है तुम्हारे माँ बाप को, उन्हें तुम जैसी बेटी मिली। अन्या उनकी बात सुन बस हल्का मुस्कुरा देती है तो कामिनी जी आगे कहती है, पता है बेटा, मुझे और इनको काफ़ी चिंता थी साची की वो कैसे इतने बड़े घर जा पाएगी, कैसे निभाएगी सारे रिश्तों को। मैंने काफ़ी सुना था चौहान परिवार के बारे में कि उस घर सिर्फ सारे मेल ही मेंबर रहा करते हैं और बड़े लोगों की अफवाह बारी बातें हमने काफ़ी परेशान भी करा करती थी। मैं और साची के पापा ये बातें सुन काफ़ी डरा करते थे साची के भविष्य के लिए कि वो कैसे संभालेगी सब कुछ। एक घर में औरत न होना तो ऐसा होता है कि बंजर जमीन पर फसल उगाने, लेकिन आज तुम्हें देख जैसे सारी चिंता ही दूर हो गई। एक दिल में भरोसा और उम्मीद सी जाग उठी कि हम वहाँ न सही लेकिन उसकी बड़ी बहन वहाँ है उसे संभालने के लिए, जो उसे हर कदम पर संभालने के साथ एक नई सीख भी देगी। अन्या कामिनी जी की बात सुन उनका हाथ अपने हाथों में थाम कहती है, आंटी थैंक यू सो मच इतना भरोसा मुझ पर दिखने के लिए। हाँ जानती हूँ एक माँ बाप के दिल में अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी चिंता होती है और एक नए रिश्ते के लिए खास करके, पर आप अपनी अधूरी सारी चिंता अपनी इस बेटी पर छोड़ दे, क्योंकि अब इन आंखों चिंता की नई खुशियों की जगह होनी चाहिए बस। अन्या की बात सुन कामिनी जी मुस्कुरा उठती है। तभी चाय भी ऑलमोस्ट बन जाती है। वो सबके लिए निकल कामिनी जी के साथ लिए बाहर आती है। सबकी चाय नाश्ता देते हुए एक कप कॉफ़ी लिए खुद रुद्र के पास बढ़ जाती है और उससे प्यार देते हुए उसके बगल में बैठ जाती है। रुद्र कॉफ़ी की कप की ओर इशारा कर अन्या से कहते हैं, तुम्हारी कप कहाँ है। अन्या उसकी बात सुन रुद्र के हाथों से कप लिए उसका शिप लेते हुए मुस्कुरा कर कहती है, यहाँ। रुद्र उसकी हरकत पे अपनी एक आईब्रो उचकने हुए कहता है, क्या बात है वाइफी, इतना रोमांटिक तुम कभी अकेले में नहीं होती। अन्या उसकी बात सुन शर्म वाली मुस्कान लिए सामने देख कहती है, क्योंकि मुझे अभी ही आप पे प्यार आ रहा है। रुद्र उसकी बात सुन प्यार से उसे देखते हुए कॉफ़ी का मीठा शिप लिए उसका हाथ थम लेता है। अन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं रुद्र, छोड़े मुझे, सब देख लेंगे। रुद्र अपने प्यार में खोए ही कहता है, वाइफी छोड़ने के लिए थोड़ी ही तुम्हारा हाथ ही उकाश कर थामा है, जिंदगी भर का साथ निभाना है हमें। अन्या उसकी बात सुन एक नज़र उससे देखती है फिर आगे देख मुंह बनाकर कहती है, वैसे आपको तो ये साथ ही बैठे बैठाए मिल गया। अन्या की बात सुन रुद्र की भौएं सिकोड़ जाती है। वो कुछ कहता है उससे पहले ही घर का दरवाजा खुलता है और साची कामिनी जी को पुकारते हुए अंदर आती है, पर जैसे ही उसकी नज़र हॉल में बैठे लोगों पर जाती है तो वो एक पल को जमसी जाती है। साची को वहाँ देख सब मुस्कुरा देते हैं तो मनोज जी आगे बढ़ साची को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ। साची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए मनोज जी के पास आती है। वो वहाँ सबके चेहरे से वाकिफ थी पर अपने घर में सबको देख काफ़ी शौकन स्टेज पर चली गई थी। मनोज जी साची को अपनी साइड लिए कहते हैं, बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं, मिस्टर चौहान रेहान के दादाजी। साची उनकी बात सुन जल्दी से सबके पाँव छूती है तो दिग्विजय जी अपने पॉकेट से नोटों की घड़ी निकल साची के सिर से वार कर अन्या से कहते हैं, वैसे सच बताना अन्या बेटा कि ये हमारे उस नालायक की पसंद तो नहीं लगती, इतनी अच्छी चॉइस तो उसकी हो ही नहीं सकती। दिग्विजय जी की बात सुन सब हंस देते हैं तो वही साची अब भी कंफ्यूज स्टेज पर थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और साथ ही अपने मम्मी पापा को भी सबसे घुल मिलकर बातें करते देख वो और भी ज़्यादा शौक थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान नहीं थी कि उसके माता पिता के अंदर क्या डर था उसके रिश्ते में। साची अपने बातों की सोच में डूबी आसपास नजरें घुमाकर रेहान को तलाशती है जो वहाँ उससे कहीं नहीं दिखाई देता है। एपिसोड 143। साची रेहान को न पाकर और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। तभी अन्या उसकी बेचनी को भाप कर उससे अपने पास बुलाती है और उसके कंधे पर हाथ रख उससे सब ठीक होने का इशारा करती है और साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाती है। सब वहाँ अपने हंसी खुशी के पल में बातें करने लगते हैं। कुछ पालों में साची को भी अच्छा लगता है सबसे मिलकर, पर अभी भी उसकी नज़रें रेहान को ही तलाश रही थी। अन्या उसकी ये बेचनी देख उसके कंधे को अपने कंधे से मरते हुए शरारत से कहती है, क्या हुआ, होने वाली देवरानी जी अपने होने वाले पिया जी के बिना जी नहीं लग रहे हैं। अन्या की ऐसी बात सुन साची न चाहते हुए भी शर्मा सी गई। वो नजरें चुराते हुए कहती है, अरे नहीं भाभी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
अन्या उसकी बात सुन डाउट एक्सप्रेशन लिए कहती है, ओह तो इसका मतलब तुम रेहान को बिल्कुल मिस नहीं कर रही हो और नहीं चाहती कि रेहान यहाँ आए। अन्या के ऐसी बातें सुन साची झट से कहती है, अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उसे मिस। साची अपनी बात कहते कहते रह गई क्योंकि अन्या ने बातों ही बातों में उसके दिल का हाल जो जुबान पर ले आई थी। साची अपनी ही बात पर झेप सी जाती है और अपना चेहरा शर्म से झुका देती है तो अन्या उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए कहती है, तो बहुत मिस किया जा रहा है देवर जी को। फिर कुछ सोच एक ठंडी आह भर रुद्र की तरफ देख कहती है, लेकिन क्या फायदा मेरे देवर जी की, वो जी खरूश बॉस है, न वो उसे छोड़ेंगे तब न वो तुम्हारे पास आ पाएंगे। अन्या की बात सुन तो रुद्र की भौएं चढ़ जाती है। वो अन्या को घूरता है तो वही साची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहती है, पर भाभी रेहान के बॉस तो रुद्र भाई ही है। तो साची एक बार फिर अपनी बात कहते कहते बीच में ही रुक जाती है जब उसकी नज़र रुद्र पे जाती है। वो घबराहट में अपनी बात को जल्दी संभाल कहती है, मेरे मतलब है रुद्र भाई ऐसे खारुश नहीं है। रेहान ने तो इनकी कितनी तारीफ की है, रेहान की तो जान बसती है रुद्र भाई में। अन्या ये सुन हैरत वाले एक्सप्रेशन किए कहती है, सच्ची रेहान ने तुमसे ऐसा कहा? लेकिन मुझे तो कुछ और ही खबरें मिलती है। ये बोल अन्या शरारत से रुद्र को देख मुस्कुरा देती है। रुद्र जानता था कि अन्या जानबूझकर उससे सत्ता रही थी साची के सामने, क्योंकि वो अभी उससे कुछ कर भी नहीं सकता था। वो अन्या को घूर कर कहता है, वैसे तुम्हारे सोर्स गलत भी तो हो सकते हैं वाइफी। अन्या रुद्र की बात सुन एटीट्यूड में अपनी आंखें चढ़ कर कहती है, अच्छा अगर मेरे सोर्स गलत है माय डियर हस्बैंड, तो रेहान यहाँ क्यों नहीं है? अन्या की बात सुन रुद्र कुछ उचक सा गया, क्योंकि उसने सच में रेहान को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आज पूरे दिन बिजी रखा था और उससे तो यहाँ आने के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। और अब तो साची की भी उम्मीद वाली नज़र उस पर थी। रुद्र कुछ सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेर कहता है, वैसे वाइफी यहाँ हम सबको तुम लेकर आई तो तुम रेहान को भी ला सकती थी, तुम क्यों नहीं लाए? तुम्हारे ऑर्डर्स तो मुझसे लेकर दादाजी तक मानते हैं तो फिर, और तुम्हारे पास पावर तो मुझसे भी ज्यादा है। अन्या रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, आपको मेरे पावर देखना है तो ठीक है। साची ये हस्बैंड वाइफ की टशन वाली बातों को एंजॉय कर रही थी। कितना प्यार था दोनों की आंखों जो हर पल बढ़ते हुए दिखता था एक दूसरे लिए। अन्या एक नज़र अपनी घड़ी को देख कहती है, 1। रुद्र अन्या की काउंटिंग शुरू करते देख कंफ्यूज सा उससे देखता है तो अन्या मुस्कुराकर कहती है, 2 सिजर एंड 3। अन्या की थी बोलने पर कुछ न होते देख रुद्र अपनी आईब्रो उचाका कर इधर उधर देखने में सिर हिलाता ही है कि अन्या मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ इशारा करती है। रुद्र जैसे ही अपना सिर फोड़कर वहां देखता है तो तभी घर का मेन दरवाजा जो कि खुला हुआ था, उस दरवाजे को काफी जोर से झटकते हुए रेहान दौड़े दौड़ अंदर आता है और हॉल में अपने परिवार को साची और उसके परिवार के साथ बैठा देख हैरान रह जाता है। रुद्र रेहान को यूं अचानक आया देख कुछ हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे लगा कि रेहान तो इस वक्त मीटिंग में होगा, पर वो यहाँ ऐसे अचानक। अन्या रुद्र के कंधे पर हाथ रख धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कानों में कहती है, डोंट चैलेंज टू मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान। ये बोल अन्या जल्दी से रुद्र से दूर हुए मुस्कुरा देती है। रुद्र तो बस अन्या को ताकते रह जाता है, क्योंकि आज तक उसके सोच से परे कोई उसके ही इलाके में अपनी हुकूमत चला गया और उससे भनक तक नहीं लगी। पर रुद्र ये अदा अन्या की और भी ज्यादा उसकी दीवाना बना रही थी। वही रेहान सबको वहां देख शौक था, तो वही रेहान को यूं अचानक वहां देख किसके चेहरे पर खुशी तो किसके चेहरे भावहीन हुए उसे देख रहे थे। रेहान आगे आता हुआ आचार्य से कहता है, दादाजी, डैड, भाई भाभी, आप सब यहाँ। रेहान का सवाल सुन दिग्विजय जी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए काफी सीरियस टोन में कहते हैं, ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए रेहान। रुद्र के मुताबिक तुम तो इस वक्त ऑफिस के एक मीटिंग में होने चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जहाँ तक मुझे पता है ये कोई मीटिंग प्लेस तो है नहीं। तो फिर? अपने दादाजी का पलटवार देख रेहान बेचारा भौचक्का सा रह गया। अपने अपने सांसों की घुट पीते हुए कहता है, वो दादाजी मैं वो। उसको यू अटकता देख आकाश जी अपनी एक आईब्रो उचकने हुए कहते हैं, ये वो मैं क्या लगा रखे हो रेहान, साफ साफ बोलो। रेहान की तो जैसे सिटी पिटी भूल हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने घुमाकर अन्या को हेल्प भरी निगाहों से देखता है तो उसकी नज़र अन्या के पास बैठे रुद्र पर जल्दी जाती है, जो उससे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। बेचारा रेहान के तो अब सर पैर तक पसीने छूट गए थे। वो जल्दी से खुद को काबू करते हुए कहता है, डैड वो तो मैं भाई को ढूंढते हुए यहाँ आया था। रुद्र तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे लेकिन क्यों? रुद्र को यूं अपने करीब बढ़ता देख बेचारा रेहान के पांव पीछे खिसकने लगे।
वो अपने सांसों को काबू करते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, भाई मैं ढूंढ रहा था इसलिए क्योंकि। रुद्र उसके करीब बढ़ते हुए खाली नजरें लिए उससे देखता हुआ कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ क्योंकि। अब रेहान को तो लग रहा था कि रुद्र उससे दबोचने ही वाला था कि वो रेहान साइड हट रुद्र से दूर भागते हुए अन्या के पास चला जाता हुआ कहता है, भाभी बचाओ। कि अन्या के करीब बढ़ते ही रुद्र उसका गला दबोच कहता है, आज तो तुम्हें हमसे कोई बचा सकता बच्चू। रेहान मासूम सी शकल बनाकर रुद्र को देख कहता है, मेरे प्यारे भाई अच्छे भाई आप अपने छोटे से भाई को ऐसे तंग नहीं कर सकते। रुद्र रेहान को उसकी बात सुन घूरता है तो सब रेहान और रुद्र की हरकत पर हंस देता है। दिग्विजय जी हंसते हुए कहता है, अच्छा हम तुम्हें तंग नहीं कर सकते और तुमने जो हम तंग किया है उसका क्या। दिग्विजय जी बात सुन रेहान जल्दी से रुद्र की पकड़ से छूट उनके पास बैठ कहता है, अरे मैंने क्या तंग किया आपको दीनू बाबा। आप खमखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। दिग्विजय रेहान की बात सुन उसका कान पकड़ मडोलते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चू अपने दादा से होशियारी। इतनी अच्छी बहू चुन ली हमारे लिए और हमें खबर तक नहीं हुई। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की नज़र साची पर जाती है जो उससे देख शर्म वाली मुस्कान बिखेर रही थी। रेहान साची को प्यारी भरी नज़रों से देख दिग्विजय जी से एटीट्यूड के साथ कहता है, वो क्या है न दीनू बाबा। मैंने सोचा कि अच्छा थोड़ी लगता है। रेहान अपना कॉलर स्टाइल से उठते हुए एक पार्टनर का घर बसे फिर दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, और दूसरा पार्टनर सिंगल रह जाए, ये तो अनफेयर होगा ना। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी भड़कते हुए अपनी चड्डी उसके टांगों पर बरसते हैं तो रेहान उछलकर अन्या के पैरों पर बैठ कहता है, आह भाभी बचाओ। दीनू बाबा से एपिसोड 144। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी भड़कते हुए अपनी चड्डी उसके टांगों पर बरसते हैं तो रेहान उछलकर अन्या के पैरों पर बैठ कहता है, आह भाभी बचाओ। दीनू बाबा से उनकी ये नोक जोक देख सब हंसने लगते हैं। साची के पेरेंट्स भी सबका यूं फैमिली बॉन्डिंग देख मुस्कुरा देते हैं। साची को भी ये सब देख एक अलग ही सुकून था। फिर दिग्विजय जी रेहान घूरते हुए मनोज जी से कहते हैं, देख रहे हैं समधी जी ये नैला कितना शैतान हुए जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ अब इसकी शैतानी को सुधारने वाली चाहिए हमें जल्द से जल्द। तो अब आप बताएं कब हम इन दोनों की इंगेजमेंट की तारीख रखें। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की मुस्कान तो 10 गुना बढ़ गई। मनोज जी एक नज़र अपनी बीवी और अपनी बेटी के आंखों में छुपी न खुशी को देख मुस्कुरा कर कहता है, अब मैं क्या कहूँ मिस्टर चौहान आप सबको जैसा ठीक लगे। अब तो साची आपकी ही हुई, आप लोग जो कहे हमें कबूल है। मनोज जी की बात सुन आकाश जी मुस्कुरा कर कहते हैं, तो ठीक है फिर अगले हफ्ते के चौथे दिन काफ़ी शुभ समय है, हम उसी दिन इनकी सगाई कर देते हैं और शादी उसके बाद बच्चों की मर्जी जन कर देंगे। आकाश जी की बात सबको सही लगी। तभी कामिनी जी जो कब से सबकी बातें सुन रही थी वो कुछ संकोच लिए अपने पति से कहती है, लेकिन जी इतनी कम दिनों में हम तैयारी कैसे करेंगे, मेरा मतलब है ये सब कैसे होगा। कामिनी जी की मन की दुविधा सुन आकाश जी हंसते हुए कहते हैं, समधन जी आपकी चिंता न करे, वो सब हम देख लगे, आप बस हमारी बहू को लिए आ जाए, बाकी सब हो जाएगा। और वैसे भी अगर माओ को अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने का मौका दिया जाए तो उनके लिए शादियां भी कम पड़ जाती है, लेकिन उन्हें अरमान पूरे नहीं होते। क्यों सही कहा ना। आकाश जी की बात सुन हंस सहमति में सिर हिलाया हंस देते हैं तो कामिनी जी अपना सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है। बारी बारी से सब तय होने के बाद सब वहां से विदा लेते हैं। रेहान बार बार साची को देख रहा था कि वो उससे बात कर सकते, लेकिन दादाजी उससे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, तुम तो आज मेरे साथ चलो बारूकुधार, तुम्हारी खबर तो मैं आज लेता हूँ। ये सुन रेहान बेचारा सा मुंह बना कर कहता है, लेकिन दादाजी। वो इतना ही कह पता है कि दिग्विजय जी उसकी एक न सुनने हैं और उससे अपने साथ ले जाते हैं। वो बेचारा मुंह बनाकर साची को देखता है तो साची उसकी हालत पे मुस्कुरा देती है। सब इतना अच्छा और परफेक्ट हो रहा था कि साची को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था। सब अपनी अपनी कार में आए घर के लिए रवाना हो गए। अन्या भी साची के पेरेंट्स से मिलकर रुद्र के साथ निकल गई। जाते जाते भी साची के पेरेंट्स अन्या का सुख अदा करते नहीं थक रहे थे। जैसे उनके मन में अन्या को देख एक विश्वास सा जग था कि उस घर में अन्या उनकी बेटी को संभाल लेगी, और सारे मेंबर्स का अन्य को इतना रिस्पेक्ट और प्यार देते देख उन्हें ये तो पता चल गया था कि अन्या उस घर की जान है, रूह है। वहीं दूसरी तरफ अन्या घूम सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उससे देख ऐसा लग रहा था कि कुछ है उसके मन में जो उससे उदास बना रहा है। रुद्र अमन को कॉल कर बाकी अपडेट लेते हुए जैसे फ़ोन रखता है तो उसकी नज़र अन्या पे पड़ती है। वो कुछ उसके करीब बढ़ उससे अपनी बाहों में लिए प्यार से कहता है, क्या हुआ वाइफी इतनी उदास क्यों हो।
अभी तो कुछ देर पहले तुम ही आगे बढ़ रेहान की खुशी में खुश थी और अब उदास क्यों? अपनी आईब्रो उचक्का कर एक टोंट भरी टोन में कहता है, वैसे तुम्हारे देवर की विदाई नहीं हो रही है जो तुम यूं उदास बैठी हो। अन्या रुद्र के शब्दों को सुन अपनी नजरें फेर उससे एक नजर घूरती है, फिर मुंह बनाकर उसके सीने से लग कहती है मुझे पता है, और आपको ये जोक्स क्रैक करना नहीं आता तो ट्राई न करे। रुद्र अन्या को बाहों में समेत सुकून भरी आवाज में कहता है, हम अगर ये ट्राई ना करूँ तो फिर क्या करूँ अपनी वाइफी की उदासी को दूर भागने वाले पे। फिर कुछ सोचते हुए अपना हाथ अन्या के पेट पे फिरते हुए एक सेडेटिव वॉइस में कहता है, रुद्र राय चौहान वाले स्टाइल से तो तुम शर्मा जाओगी, फिर मुझे बालेम मत करना। अन्या रुद्र की बात सुन उसका चल रहे हाथ को अपने पेट पर ही अपने हाथ से रोकते हुए कहती है, आप ये सब कुछ न करे, बस मुझे अपने करीब रहने दे, मेरे लिए वही बहुत है। इतना बोल अन्या अपनी आंखें बंद कर काशकर उसके सीने से लिपट जाती है तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ कहता है, वो तो हमेशा रखना चाहता हूँ वाइफी तुम ही हो जो मुझे दूर भागते रहती हो। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है, जिससे सोचकर मेरी वाइफ की प्यारी स्माइल यूं गायब सी हो गई है। अन्या रुद्र की बात सुन अपनी बंद आंखों को खोल सोचते हुए असमंजस में उदासी भरे में लहजे में कहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है रुद्र, वो बस आज डैड की कही बात मुझे कुछ पुरानी यादों में ले गई। रुद्र अन्या के लहजे में उदासी महसूस कर उसका हाथ को अपने हाथों में जकड़ उससे सहलाते हुए कहता है, कौन सी बात? अन्या एक छोटी मुस्कान के साथ कहती है, अंदस को वही बात कि अगर माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शादियों तक भी करे तो उनके आराम पूरे नहीं होते। आपको पता है ऐसा ही कुछ सपने मेरे मम्मी पापा के भी थे। मेरी माँ ने तो कब से जैसे एक लिस्ट बना रखी, तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी, मुझे कैसे सजाएगी, मुझे पे क्या लुटाएगी। पापा ने अपनी जिंदगी भरी की कमाई का जैसे एक बड़ा हिस्सा मेरे शादी के लिए संजोए कर रखा था कि वो जरूरत पड़ने पे मेरे सारे आराम पूरे कर पाए। मुझे ये न लगे कि मेरे पापा किसी से कम है। मिडिल क्लास फैमिली में आराम बहुत सारे होते हैं और पहुंच बहुत छोटी सी। वहाँ तो अपने मोम के शादी की सारी या जेवर बेटी के लिए एक तोहफा में छुपी आशीर्वाद हुआ करती है, जिससे उसने बचपन में खेल खेल में लाख बार उससे पहना हो और माँ अपनी बेटी को उस पल में लाखों बार इमेजिन किया हो, वो उस सब को बस एक खास पल के लिए संजो कर रखती है। ऐसे ही छोटे छोटे इतने अरमान होते हैं कि खुशियाँ समेटे नहीं सिमटी। अन्या अपनी बातों में जैसे खोसी गई थी और उससे पता ही नहीं कब उसकी पलकें भरी हुए आंसुओं में भीग चुकी थी। रुद्र अन्या के आंसू देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे प्यार से पूछता है तो अन्या उसकी आंखों में देख कही है, फिर हमारी शादी कुछ ऐसे हालातों में हो गई कि न हमने वो पल जिए न मेरे मोम डैड ने। आज डैड की बात सुन जैसे मुझे याद आया कि वो सब जैसे अधूरा सा रह गया हमारी जिंदगी में। उनका भी एक अलग ही सुकून है न। ये बोल अन्या थोड़ी इमोशनल हुए वापस से रुद्र के सीने से लग जाती है। वो इस वक्त अपने पेरेंट्स को काफ़ी मिस कर रही थी। जैसे आज उन्हें साची के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए सपने लिए देखते हुए देखा तो उसके आंखों में सामने भी वही यादें सी दौड़ गई। रुद्र अन्या की बात सुन जैसे कुछ कुछ समझ रहा था, पर न जाने क्यों वो उस भाव से अब तक खुद को अनजान महसूस कर रहा था। शायद उसके लिए यूं इमोशनल समझना काफ़ी मुश्किल था। अन्या के इमोशन समझ सकता था लेकिन फील नहीं कर सकता था, और ये फीलिंग शायद अब उससे एक पिता बनने पर ही होगी। एक बेटी के पिता कि कैसा हाल होता है जब एक बेटी अपने पिता के हाथों को छोड़ किसी और अनजान हाथों को थमती है। रुद्र यूं ही कुछ पल ऐसे खामोश रहता है और अन्या खुद को संभालने की कोशिश किए रुद्र के सीने पे अपनी आंखें बंद किए थी। कुछ पल बाद रुद्र अन्या के हाथों को थामे कहता है, वाइफी। अन्या आंख बंद किए हुए वैसे ही कहती है, हम। रुद्र काफी गंभीर स्वर में कहता है, चलो दोबारा शादी करते हैं। ये सुन आंख झटके से अपनी आंखें खोल रुद्र की तरफ देखती है जो कि इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रहा था। अन्या उसकी तरफ देख असमंजस में कहती है, क्या शादी, वो भी दोबारा, पर क्यों? रुद्र अन्या की तरफ देख कहता है, हाँ शादी, हम दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। फिर अन्या के गालों को छूकर प्यार से कहता है, और इस बार तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। अन्या रुद्र की बात सुन एक पल आश्चर्य से उसकी आंखों में देखती है, फिर अगले ही पल रुद्र का ये बेशुमार प्यार देख मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ उसके गालों को प्यार से होल्ड कर उसके लिप्स पर एक स्वीट सी किस करते हुए कहती है, मेरी ख्वाहिश तो अब सिर्फ आप है और अब इसके सिवा कुछ नहीं। और रही शादी की बात तो ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो शादी सर पर है उसका तो देख ले।
रुद्र अन्या के यूं किस करने से खुद पे काबू रखते हुए अन्या को पूरी तरफ अपनी बाहों में जकड़ एक शरारत से कहता है, अच्छा तो जब दोबारा हमारी शादी होगी तो उसके बाद हम दोबारा अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करेंगे, क्यों ना हम वो काम अभी कर लेते हैं। ये सुन अन्या की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो रुद्र के सीन पर हाथ रख हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? हम कार में है इस वक्त और अकेले नहीं है। अन्या ये बोल आंखों से कार के आगे बैठे ड्राइवर और जियान की तरफ इशारा करती है। तो रुद्र मुस्कुरा कर अन्या के कानों में कहता है, डोंट वरी, वो कुछ नहीं देखेंगे। ये बोल रुद्र काफी एहसास से अन्या के कान को अपने लिबों से छूता हुआ उसके गले पे किस करता है। अन्या को उसका यूं चुनना ही पागल बना रहा था, पर वो उस पल एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि बार बार उसकी नज़र सामने बैठे जियान और ड्राइवर पर चली जाती। पर वही रुद्र अन्या की यूं बार बार घबराते हुए उससे और भी ज्यादा तंग करने लगा। वो भी अन्या के गले को छूता तो कभी उसकी कमर को, तो कभी पीठ को, तो कभी गालों को। उसकी ये सारी शरारतों के बीच घर कब आ गया रुद्र को पता ही नहीं चला। कार रुकते हुए अन्या रुद्र को धक्का दिया हंसते हुए वहां से भाग जाती है और रुद्र भी मुस्कुराते हुए अन्या के पीछे भाग जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी रेहान अन्या के पास आते हुए कहता है, ओह भाभी, कहाँ रह गई आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। अन्या कुछ कहती उससे पहले ही रेहान अन्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए अपनी धुन में कहता है, भाभी जल्दी चलो और मेरी मदद करो। मेरी एंगेजमेंट में अगले हफ्ते और मेरी कोई तैयारी नहीं है। आप मेरे साथ चल मेरी मदद करो। बेचारी अन्या रेहान की खुशी देख कुछ कह ही नहीं पा रही थी और पलट कर देखती है तो रुद्र काफी गुस्से में उन्हें ही घूर रहा था। रुद्र को यूं गुस्सा करते हुए देख अन्या इशारे में उससे वेट करने का बोलती है तो रुद्र गुस्से में अपने कमरे में न जाकर स्टडी रूम में चला जाता है, जिससे देख अन्या समझ जाती है आज उसकी खैर नहीं। रुद्र अब इतनी जल्दी मानने जो नहीं वाला है। एपिसोड 145। ऐसे ही हंसी खुशी भरे दिन बीत रहे थे, पर वो दिन रुद्र के लिए काफी बुरे थे क्योंकि इन बीते दिनों में रेहान हर वक्त अन्या को अपने साथ अपनी एंगेजमेंट की तैयारी में बिजी रखता। वो तो साची से भी ज्यादा एक्साइटेड देख रहा था। ये देख रुद्र अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। पता नहीं अगर रेहान उसका खुद का छोटा भाई नहीं होता तो वो न जाने अपनी पत्नी को दूर ले जाने वाले शख्स का क्या हाल करता। इन सब से हटकर वो भी रेहान के लिए काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ऐसी खुशी उसने रेहान के चेहरे पे शायद ही इन 25 सालों में कभी देखी थी। रेहान ने ना जाने कितने डिजाइनर का सर फोड़ा अपने लिए एक परफेक्ट आउटफिट सेलेक्ट करने में। अंत में अन्या और साची ने मिलकर ही उसके लिए आउटफिट प्रिपेयर किया। रेहान को हर चीज परफेक्ट चाहिए था। वो तो लाखियों की तरह अपने स्पेशल डे के लिए तैयारी कर रहा था क्योंकि वो साची को अपनी जिंदगी में पाकर काफी खुश था और वो खुशी हर चीज में तलाश रहा था। और ऐसे दिन बीते हुए वो खास दिन भी आ गया था। फंक्शन अभय के ही होटल में एक प्राइवेट हॉल में रखा गया था क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस बात की खबर अभी मीडिया में लीक हो। पार्टी में गिने चुने गेस्ट को ही बुलाया था, इसलिए सब परफेक्ट था। घर पे अन्या बाकी तैयारी देखकर अपने कमरे में आती है तैयार होने के लिए। वो जैसे ही कपबोर्ड की तरफ बढ़ती है अपने कपड़े निकालने के लिए कि तभी उसकी नज़र बेड पर रखे एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है। वो बॉक्स भी काफी ज्यादा सुंदर था। अन्या खुशी में हैरानी लिए उस बॉक्स की तरफ बढ़ती है और जैसे उसे खोलती है तो वो एक पल हैरान रह जाती है। बॉक्स में काफी खूबसूरत गोल्डन कलर की साड़ी रखी हुई थी। अन्या तो बस एक टक उस साड़ी को हाथ में लिए देखते रह गई। वो सच में काफी खूबसूरत साड़ी थी। अन्या प्यार से उस साड़ी को छू ही रही थी कि तरफ रुद्र उससे पीछे से हटकर कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, कैसा लगा? रुद्र के यूं प्यार भरे एहसास को अन्या महसूस कर मुस्कुरा हुए कहती है, बहुत अच्छा। रुद्र वैसे ही कहता है, बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटी है और प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहती है, सबसे अच्छा। थैंक यू। रुद्र अन्या के यूं किस करने पे अपने गालों को स्टाइल से छूते हुए शरारत लिए आंखों में कहता है, वफी ऐसे प्यारे स्पेशल थैंक यू मुझे मिलेगा तो शहर के सारे स्टोर खाली न हो जाए। अन्या रुद्र की बात सुन हल्का शर्मा जाती है और फिर उसका कोट का कॉलर सही करते हुए कहती है, माय डियर हस्बैंड, ये स्पेशल थैंक यू स्पेशल चीज़ों के लिए ही मिलता है, इसलिए अपने अरमानों पे काबू रखे और मुझे जाने दे, मुझे तैयार होना है। अन्या की बात सुन रुद्र क्यूट सा फेस बनाए अन्या के और करीब बढ़ते हुए कहता है, वाइस वाइफी मैं क्या सोच रहा था क्यों ना आज मैं तुम्हें हेल्प करूँ तैयार होने में। हेल्प शब्द सुन अन्या की भौएं चढ़ जाती है। वो उससे देखते हुए कहती है, हेल्प? आपने कभी किसी की हेल्प की, वो भी इस चीज में? रुद्र सोचने वाले अंदाज में अपने सिर को खुलाचते हुए काफी क्यूट बने कहता है, पहले किया तो नहीं लेकिन देखा जरूर है तुम्हें, कई बार तैयार होते। तो मैं सोच रहा था
इतना बोल वो जैसे ही अन्या के करीब बढ़ते लगता है कि अन्या उससे दूर धक्का देते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है आज नए एक्सपेरिमेंट करने की, आप जाने दे मुझे जल्दी तैयार होना और फिर रेहान की देखने जाना है। अगर वक्त पर नहीं गई तो मेरी देवरानी बैठे रह जाएगी अपने पिया जी के इंतजार में। इतना बोल अन्या हंसते हुए वहां से चली जाती है तो रुद्र का रोमांटिक मूड का सत्यानाश हो जाता है। फिर वो अपना सिर झटकते हुए खुद भी तैयार होने चला जाता है। दिग्विजय जी का कमरा। दिग्विजय जी पूरी तरह तैयार होकर अपनी पॉकेट वॉच में समय ही देख रहे थे कि उनके कमरे के दरवाजे पे दस्तक होती है, जिससे सुन उनकी निगाहें उस ओर जाती है जहां आकाश जी मुस्कुराते हुए अपने पिता को देख रहे थे। दिग्विजय जी आकाश जी को देख उन्हें अंदर बुलाते हुए अपनी चेयर पर बैठ कहते हैं, अरे आकाश तुम यहाँ, कोई काम था, अंदर आओ। आकाश मुस्कुराते हुए अंदर आकर कहते हैं, वहाँ डैड आज तो आप काफी जच रहे हैं इन कपड़ों में। दिग्विजय जी उनकी तारीफ सुन एक नज़र अपने कपड़ों को देख हंसते हुए कहते हैं, अरे ये सब तो अपनी अन्या का कमाल है। सच में उनके आने से जैसे हमारे बेरंग घर के हर खिल चुके हैं। ये भी उसी की पसंद है। आकाश जी भी मुस्कुराते हुए उनके सामने बैठी कहते हैं, सच कहा डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमारे इस घर को बिल्कुल कौशल्या की तरह संभाल लेगा। पता है आपको, जब आपने अचानक ही रुद्र की शादी उस लड़की के मंडप से भागने के बाद अन्या ने तय की थी, तो मुझे काफी अटपटा सा लगा, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूँ आप कोई भी फैसला बिना किसी नतीजे के नहीं करे, और आप जितना सोसाइटी को मानते हैं इस नाते अन्या को बहू चुनना काफी अलग था। आकाश जी के मान का सवाल सुन दिग्विजय जी एक पल खामोश हो गए। उनके जहन में भी वही बातें चलने लगी जिस घड़ी उन्होंने अन्या को अपनी बहू चुनना था, पर कारण वो अभी किसको बता नहीं सकते थे। इसलिए वो बिना अपने चेहरे पर कोई सिकन लिए हंसकर कहते हैं, सोसाइटी क्या है आकाश, वो भी हमसे ही बनती है। हमें तो बस इस घर को संवारने वाली रुद्र की जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेरने वाली चाहिए थी, जिसका मुझे अन्या को देख एहसास हुआ था, और आज मुझे अपने उस फैसले पर गर्व है। देखो ना कितने कम वक्त उसने सबकी जिंदगी संवार दी। रेहान की मोहब्बत और सच्ची की काबिलियत और उसके पेरेंट्स का यूं सरल स्वभाव, ये सब का भी तो हमें अन्य ने ही एहसास दिलाया, वरना हम कहाँ ऐसे इतने जल्दी इस रिश्ते के माने पे थे। जैसा मोल साची का है वो मोल को समझना तो कुछ हमारे भी परे था। आकाश जी उनकी बात सुन कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहते हैं, डैड हर कोई जैसा तो नहीं हो सकता, और साची का अपने पेरेंट्स के लिए इतना लगाव और कुछ कर दिखने का जज्बा, वो भी तो एक अलग ही रूप है। दिग्विजय जी आकाश जी की बात से सहमति दिखाते हैं तो आकाश जी अपने साथ लाए हुए बॉक्स को उन्हें दिखते हुए कहते हैं, ये कंगन देख रहे डैड, कुशालिया ने अपनी बहू के लिए बनया था, जिसका एक भाग तो उसके असल हकदार को मैंने सौंप दिया है और आज इसके दूसरे भाग को उसके दूसरे हकदार को सौंपे का वक्त आ गया है। दिग्विजय जी उन कंगन को छूते हुए कहते हैं, आज काश कुशलिया हमारे साथ होती तो वो खुद कितने जतन से सब करती। कुशालिया जी को याद कर आकाश जी की आंखों में भी पानी सा आ गया। वो आंखों में नमी लिए कहते हैं, वक्त कितना जल्दी बीत जाता है डैड, पता ही नहीं चला कि कब मेरी कौशल्या की निशानी आज इतने बड़े हो गए कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। ये सुन दिग्विजय जी भी एक आराम की सांस लिए कहते हैं, वक्त बदले और बीते देर नहीं लगाते आकाश, क्या पता अगले पल जिंदगी किस मोड़ पे ले चले। दिग्विजय जी की बात जितनी सरल थी उतनी ही शब्दों में छुपी एक आहत की निशानी भी थी, जिसका किसको कोई अंदाजा नहीं था। रुद्र का कमरा। अन्या मिरर के सामने लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उस गोल्डन साड़ी में वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उनने बालों को खुला छोड़ा था, जिसके बाद उसकी खूबसूरती तो किसके भी दिल को कायल करने के लिए काफी थी। रुद्र अपना एक फोन कॉल खत्म जैसे ही कमरे में लौटता है उसका दिल जैसे रुक सा जाता है, क्योंकि सामने ही अन्या अपनी खूबसूरती के नूर जो बिखेर रही थी। रुद्र बिना पलके झपकाए एक टैग अन्य को देख रहा था, पर वही अन्या इस बात से अनजान अपनी साड़ी भी पालू को ठीक करने में लगी थी, क्योंकि साड़ी जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी थी जो बेचारी अन्या ने संभाले हो नहीं जा रहा था। उसका पालू बार बार नीचे सरक रहा था, जिससे देख तो रुद्र के अंदर एक हालचाल सी मचाने लगी। उससे अपने अंदर की टेम्परेचर कुछ बढ़ती हुई सी नजर आने लगी। वो प्यार भरी नजरों से अन्या को निहार रहा था, पर वही अन्या का परेशान चेहरा देख वो एक छोटी मुस्कान लग उसकी तरफ बढ़ जाता है, और ठीक अन्या के पीछे खड़ा होकर उसके हाथों से पालू लिए उसके शोल्डर पर रख खुद उससे फिक्स करने लगता है। ये एहसास होते ही अन्या की नज़र खुद ब खुद मिरर से होते हुए रुद्र पे टिक जाती है। अपने हॉट हैंडसम हस्बैंड को यूं साड़ी का पालू सही करते हुए वो प्यारी भरी नाघाव से उससे एडोर करने लगती है। रुद्र कुछ पल के मकशद के बाद वो साड़ी का पाली फिक्स कर देता है।
और फिर जैसे अपनी निगाहें उठता कर मिरर से होते हुए अन्या पे पड़ती है तो दो पल दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझने सी लगती है। रुद्र अन्या को यूं देखते हुए अपना हाथ आगे कर काफी मदहोशी में अपनी उंगलियों से उसकी खुली पीठ को छूता है। रुद्र के ठंडे स्पर्श को महसूस करते ही अन्या के पूरे शरीर में जैसे गुस्बम आने लगते हैं और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। एपिसोड 146। रुद्र अन्या को यूं देखते हुए अपना हाथ आगे कर काफी मदहोशी में अपनी उंगलियों से उसकी खुली पीठ को छूता है। रुद्र के ठंडे स्पर्श को महसूस करते ही अन्या के पूरे शरीर में जैसे गुस्बम आने लगते हैं और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। अपने एक स्पर्श से अन्या को यूं पिघलते हुए रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वो भी आगे बढ़ धीरे से अपने उंगलियों को उसके गर्दन पर थिरकते हुए अन्या के खुले बालों को साइड करता है और काफी प्यार से उसके गर्दन पे अपने होंठ रख उससे अपने एहसास में भिगोते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। अन्या के हर बार की तरह दिल के धड़कन काफी बेकाबू से हो गए थे, जिसे वो संभाल नहीं पाती और जैसे उससे दूर होने को जाती है कि रुद्र उसकी कमर को काश कर जकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता हुआ उससे मुड़ता है और बिल्कुल उसके होठों के करीब बढ़ते अपने सांसों के तपिश में डूबे कहता है, कब तक वाइफी ऐसे दूर भगोगी? तुम्हारी ये सादगी भरी खूबसूरती मुझे तुम्हारे इतने पास खींच ही लेती है। अन्या उसकी बात सुन अपनी पलकें उठाकर रुद्र को देखी है, जहां उससे इस वक्त अपने लिए बेशुमार एहसास नजर आ रहे थे, जिससे देख अन्या खुद को रोक नहीं पाती और खुद भी उसके करीब बढ़ते हुए उसके नाक को अपने नाक से छूकर कहती है, और मुझे ये आंखें। इतना बोल अन्या प्यारी मुस्कान लिए रुद्र को एडोर करती है तो रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर प्यार से फिरता हुआ उसके दोनों गाल पर किस कर वापस से उसे देखता है। अन्या उसके यूं चूमने पे खुद भी आगे बढ़ उसके दोनों गालों को चूम लेती है। ये देख रुद्र वापस से आगे बढ़ अन्या के आंखों को चूमता है। अन्या भी उसके जैसे ही उसके माथे को चूम लेती है। फिर रुद्र बारी बारी आंखों उसके नाक को चूमता हुआ अपने होठों पर इशारा करता है, जिससे देख शर्म भरी मुस्कान लिए रुद्र के आंखों में लगातार डूबते हुए उसके होठों के करीब बढ़ते ही लगती है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि दोनों की सांसों की खुशबू एक दूसरे में घुलकर उन्हें मदहोश कर चुकी थी। अन्या के होठ जैसे रुद्र के होठ को छुट्टे ही है कि तभी उनके कानों में उनके कमरे का दरवाजा खुलने का आवाज आता है और रेहान कुर्ता के बटन में उलझा हुआ काफी परेशान से बिना नजरें उठाए ही अपनी धुन में कहता है, भाभी कहाँ हो आप? देखो ना, इस कुर्ते ने मुझे परेशान कर रखा है, बटन लग ही नहीं रहे है और यहाँ काफी। वो इतना बोलते हुए जैसे ही सामने देखता है तो उससे सामने रुद्र काफी अजीब नजरों से घूरता हुआ नजर आता है। ये देख रेहान असमंजस में कहता है, भाई क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? आज तो एंजॉयमेंट है, आपको तो खुश होना चाहिए। रेहान की बात सुन रुद्र दो कदम आगे लेते हुए अपने गुस्से को एक जबरदस्ती के मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मुझे खुश तो होना चाहिए, आखिर अब तुम बड़े हो जाओगे। ये सुन रेहान मुंह बनाए कहता है, व्हाट डू यू मीन भाई कि मैं अब बड़ा होगा? मैं बहुत पहले हो बड़ा हो चुका हूँ। रेहान की बात सुन रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख एक टोंट भरे लहजे में कहता है, रेहान शरीर से बड़ा होने को बड़ा थोड़ी कहते हैं, मैच्योरिटी भी कोई चीज है और ये बात तुम्हें जल्द ही पता चलेगी कि कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ अकेला नहीं रहता। रुद्र की बात सुन रेहान कुछ सोचता है, फिर अपनी नज़र घुमाकर अन्या को देखता है, फिर सारी बातें को झटकते हुए कहता है, हाँ भाई मुझे पता है कि आप यहाँ अकेले नहीं रहते, भाभी के साथ रहते हो, तभी तो आया हूँ अपनी भाभी को लेने। फिर रुद्र की साइड से खिसक कर अन्या की तरफ बढ़ अपना कुर्ता दिखते हुए कहता है, भाभी आप ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो और सबसे पहले कुर्ता का कुछ करो। देखो ना कब से परेशान कर रखा है। उस दिन तो सब अच्छे से हैंडल हो गया था, इससे भी आज ही अपने सारे नखरे दिखाने हैं। ये बोलते हुए रेहान अपने कुर्ते को झलाते हुए खींचता है तो अन्या उसी रोकते हुए कहती है, रेहान रेहान रुको, इससे ऐसे नहीं करते, इसके सारे कुक कहाँ है? रेहान झट से कहता है, कमरे में भाभी। अन्या ये सुन एक नज़र रुद्र को देख कहती है, एक काम करो तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये सुन रेहान अन्या का हाथ पकड़ उससे ले जाते हुए कहता है, नो 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 भाभी उतना वक्त नहीं मेरे पास, आप मेरी मदद करो, अभी तो मैंने अपने बाल तक सेट नहीं किए हैं, अगर मैं लेट हो गया तो साची मुझसे गुस्सा हो जाएगी, आप चलो। ये बोलते हुए रेहान अन्या को ले जाने लागत है तो अन्या कुछ कह नहीं पाती, पर तभी रुद्र आगे बढ़ अन्या का दूसरा हाथ पकड़ उसी रोक लेता है। अन्या के रुकने के एहसास से रेहान उससे खींचते हुए कहता है, भाभी चलो ना। तभी रुद्र काफी तेज आवाज में कहता है, वाइफी कहीं नहीं जाएगी। ये सुन रेहान हैरानी में कंफ्यूज भाव लिए रुद्र को देखता है, फिर बेसब्रो हुए कहता है, क्यों नहीं जाएगी भाई, जाने दो ना, मुझे तैयार होना है। रुद्र बिना किसी भाव लिए रेहान को देख कहता है,
तो तुम हो जाओ, मैंने कब रोका है। और अब तक 2 साल के बच्चे थोड़ी हो जो तुम्हें वाइफी ही जरूर पड़ेगी। घर में नौकर है, डिजाइनर है, ब्यूटिशियन भी है तुम्हारे लिए। इतनी लंबी फौज को खड़ा करके भी तुम्हें मेरी बीवी मिली है तुम्हारे काम करने के लिए। ये सुन रेहान एक सदा मुंह बनते हुए कहता है, भाई ये आपके जलने का वक्त नहीं है। मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। और आप तो जानते हैं भाभी के बिना तो हमारे घर का एक काम होना भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये सब कैसे होगा। वो सारी फौज मिलकर भी मेरी भाभी का मुकाबला नहीं कर सकती ना। रेहान फिर क्यूट सा फेस बनाया कहता है, प्लीज जाने दो ना। तो अब रुद्र उससे घूर अपनी भौएं चढ़ते हुए कहता है, तो क्या मेरी बीवी की जरूरत मुझे नहीं है? मुझे भी तैयार होना। ये सुन रेहान एक नज़र ऊपर से नीचे तक रुद्र को देख हंसते हुए कहता है, क्या भाई आप ही इतना तो हैंडसम और परफेक्ट बने तैयार बैठे हो कि कहीं कोई आपकी शादी की बात न चला दे। फिर अन्या की तरफ देख शरारत से कहता है, ध्यान रखना पड़ेगा भाभी आपको भाई का। मुझे तो डाउट है भाई कहीं किसी और की प्लानिंग पे तो नहीं है आज। ये बोल रेहान हंसने लगता है तो वही अन्या उसकी बात सुन रुद्र को एक वार्निंग भरे लहजे में देखती है, जिससे भाप रुद्र जल्दी से आगे बढ़ अन्या को अपने पीछे खींच रेहान से कहता है, हो गया तुम्हारा, अब जाओ, तुम्हें तैयार नहीं होना है। रेहान क्यूट सा फेस बनाए कहता है, होना है भाई लेकिन भाभी। रेहान ये फिर से अन्या का नाम लेने पर अब रुद्र काफी चीर चुका था। और वही अन्या जो कब से 2 भाइयों को न सुझाने वाली बहस सुन रही थी, वो जल्दी से आगे बढ़ उन्हें रोकते हुए कहती है, हो गया आप दोनों 20-20 मैच। रेहान तुम एक काम करो, तब तक अपने हेयर करवा लो, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक जाओ। रेहान मुंह लटकाए अन्या को देखता तो अन्या उससे जाने का इशारा करती है, जिसे देख रेहान कुछ नहीं कहता आगे और जाने को मुड़ता ही है कि ये रुद्र को चैन सांस लेता है कि तभी तवीश दरवाजा झूले होने के कारण अंदर आते हुए कहता है, भाभी आप कहाँ हो, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। फिर अपने हाथ में लाइट आई को देखते हुए कहता है, भाभी जल्दी जल्दी बताओ इन माए से कौन सी अच्छी है। ये देख रेहान जो जा रहा था वो उसके हाथों से दोनों टाइल ये कहता है, इनमें से कोई नहीं घोंचू, सगाई मेरी है तेरी नहीं, और भाभी मेरी हेल्प करेगी पहले। तविश उसकी बात सुन उससे घूरता हुआ उससे बहस करता है और ये सब देख रुद्र का पारा चढ़ने लगता है। अन्या सिचुएशन समझ जल्दी से उन्हें समझाकर बाहर भेज देती है और रुद्र के पास आते हुए उसका मूड सही करने के लिए उसके कोट को सही करते हुए प्यार से कहती है, वैसे पता है आप मेरे लिए जलाते हुए काफी क्यूट लगाते हैं। रुद्र अन्या की बात सुन एक ठंडी आह भर कहता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी ही वाइफ के टाइम के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अन्या उनकी बात सुन एक एटीट्यूड वाले स्माइल लिए अपनी बाहें डाल कहती है, ये भी सही है, अब मैं हूँ ही इतनी बिजी, क्या कर सकते हैं। अन्या का स्टाइल देख रुद्र कुछ नहीं कहता है, बस अपनी बाहें उसके कमर ढाल उससे देखने लगता है तो अन्या क्यूट सा फेस बनाए उसके बाल को हलक बिखेर कहती है, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है इतने हैंडसम बन पार्टी में जाने के लिए, आपको कोई और देखे मुझे पसंद नहीं। रुद्र आगे बढ़ उसके होठों के करीब बढ़ स्मेल करने के अंदाज में कहता है, वैसे वाइफी तुम भी काफी क्यूट लगती हो यूं जलते हुए। अन्या बिल्कुल उसके करीब बढ़ अदाओं लिए कहती है, अच्छा जी, क्या मैं अब जाऊँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं। रुद्र भी काफी सेंसुवास आवाज में बिल्कुल उसके होठों के करीब हुए कहता है, नहीं अभी नहीं, मेरा दिल नहीं भरा। इतना बोल अन्या और रुद्र वापस से एक दूसरे की आंखों में उलझते हुए एक दूसरे होठों के करीब बढ़ जैसे ही उन्हें छूने को होते हैं कि वापस से दरवाजे पे दस्तक होने की वजह से उनका ध्यान टूट जाता है। अब रुद्र सच में काफी झाला चुका था, उससे समझ नहीं आता कि कोई उससे अपनी वाइफ के साथ सुकून के 2 पल क्यों नहीं बिताने देता है। अन्या रुद्र की हालत देख हंसते हुए उससे दूर होती है तो रुद्र अन्या को घूर काफी ज्यादा गुस्से माए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उससे लगा कि जरूर रेहान होगा जो हर वक्त ने वक्त उन्हें डिस्टर्ब करने पहुंच जाता है। आज सच में वो रेहान को छोड़ने वाला नहीं था। एपिसोड 147। वो जैसे हो दरवाजा खोलता है तो सामने दरवाजे पे एक नौकर को खड़ा देख एक पल उसके भौएं तन जाती है। वो घूर कर उसे देखता हुआ कुछ कहता उससे पहले हो अन्या जो कि रुद्र के जस्ट पीछे आती थी ताकि रुद्र को संभाल सके, वरना कोई बेवजह उसके गुस्सा का बेचारा सीकर हो जाएगा। वो नौकर से आने का कारण पूछती है तो वो नौकर बिना सिर उठाए वैसे ही काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, जी मैम, वो आपको बड़े साहब ने तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। यूं सुन अन्या हाथ सिर हिलाते हुए उससे आने का बोल भेज देती है। वो जाने के बारे में सोच जैसे प्लाट कर रुद्र को देखती है तो वो उससे काफी नाराजगी भरी निगाहों से देख रहा था, जिससे देख अन्या असमंजस में एक अवॉर्ड स्माइल उससे देती हुई हाँ में सिर हिलाते हुए जाने का इशारा करती है तो रुद्र उससे देखता हुआ न में सिर हिलता है,
पर अन्या दोबारा कोशिश करते हुए उसके थोड़ा पास आकर उसके सीने पर हाथ रख प्यार से उससे जाने की परमिशन आंखों में ही इशारे लिए मांगती है। तो रुद्र उससे काफी नाराजगी से देख उसका हाथ अपने सीने से हटते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। ये देख अन्या अफसोस में रुद्र को रोकने की कोशिश करते हुए उससे आवाज देती है, पर रुद्र बिना कुछ रुके तेज कदमों से वहां से चली जाती है। अन्या अपने कदम जैसे रुद्र को मारने के लिए बढ़ती है कि एक नौकर दोबारा रेहान का बुलावा लिए वहां आ जाता है, जिससे देख आज जैसे अन्या धर्म संकट की आ गई थी कि अब वो क्या करे। पत्नी बन अपने रूठे पति को मनाए या भाभी बन अपने देवर की मदद करे या बहू बन अपनी जिम्मेदारी निभाए। सब रिश्ते एक ही पल में निभाना सच में काफी मुश्किल था। अन्या एक नज़र रुद्र को देख मन में सोचती है, ये तो आज सच में काफी गुस्सा हो गया, वरना मेरे रोकने पर तो रुक जाते थे। पर अब क्या करूं, इन्हें मानने गई तो सच में सब में देर हो जाएगी, क्योंकि ये तो जल्दी मानने वाले नहीं। एक काम करती हूँ, अभी बाकी सब देख लेती हूँ, इन्हें आराम से मनाऊंगी। इतना सोच अन्या रेहान को आने का बोलवा कर जल्दी से दिग्विजय जी के पास जाती है। वहां का काम जल्दी से खत्म कर रेहान की हेल्प करती है। सब बारी बारी तैयार हुए घर से होटल के लिए निकल जाते हैं। अन्या भी जल्दी से बाहर आती है तो उससे सामने ही रुद्र की कार दिखाई देती है, जिसके बाहर जियान खड़ा था। अन्या कार को मुस्कुरा देती है, क्योंकि रुद्र भले ही कितना भी रूठ गए पर वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। अन्या मुस्कुराते हुए कार की तरफ बढ़ जाती है तो जियान उसके लिए पूछे का दरवाजा खोलता है। अंदर बैठ अन्या की नज़र सीधा रुद्र पर जाती है, जो अपने लैपटॉप पर किसी बिजनेस मीटिंग में बिजी था। ये देख अन्या उससे प्यार से देखते हुए मुस्कुराती है, पर रुद्र जैसे उसकी प्रेसजन को इग्नोर कर अपने मीटिंग में ही गुस्सा हुआ था। कार चल देती है और अन्या एकटक रुद्र के फ्री होने का इंतजार करती है, पर जैसे रुद्र जानबूझकर अन्या को इग्नोर करने के लिए बिजी होने का नाटक कर रहा था। अब कार कुछ देर में ही होटल के बाहर रुक जाती है और जियान कार से उतरते अन्या के लिए गेट खोलता है, जिससे देख अन्या के उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखती है, पर रुद्र अभी भी बिजी होने का नाटक कर रहा था। ये देख अन्या कुछ मायूस हुए वहां से चली जाती है। अन्या के जाते ही रुद्र अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखता है जहां से अन्या गई थी। फिर एक ठंडी आह भरता है, क्योंकि अन्या से नाराज होने उसके लिए काफी मुश्किल था। उसकी एक मासूम झलक ही रुद्र का दिल पिघला सी देती है, लेकिन इस बार उससे ठान लिया था कि अन्या उससे जब तक नहीं मनाएगी वो नहीं मानने वाला। ये सब सोचकर रुद्र अपना लैपटॉप बंद कर जैसे ही सीट पर रखता है कि उसकी नज़र सीट पर रखे एक छोटे से नोट पर जाती है, जो अन्या की सीट पर रखा हुआ था। रुद्र असमंजस में उसे उठाकर पढ़ने लगता है तो इसमें अन्या के शब्द थे, मुझे पता है आप ये 4 इंच के डिब्बे में बिजी होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, पर मेरा प्यार नाटक नहीं है आपके लिए। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। प्लीज़ ये नाराज मत रहे मुझसे। मुझे आपका गुस्सा कबूल है, पर यह आपकी नाराज़ी और बेरुखी नहीं। मान जाए ना प्लीज़। उद्धरण चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। लेटर के लास्ट में अन्या के होठों के लिपस्टिक का निशान भी था। ये पढ़ पर रुद्र हल्का मुस्कुरा कर अन्या के होठों के निशान को चूमता हुआ उस लेटर को अपने पॉकेट में रख मन में कहता है, इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी वाइफी। वही पार्टी हॉल में सारी तैयारी हो चुकी थी। रेहान भी पार्टी में अपने फैमिली के साथ आ चुका था, पर स्टेज पर बैठा बेसब्री से साची का इंतजार कर रहा था और साथ ही खुशी के साथ लड़कियों के जैसे नर्वस भी दिखा रहा था। तविश उसकी हालत देख उसके पास आता हुआ उसके कंधे पर मरता हुआ काफी बेपरवाही से कहता है, क्या यार तू तो लड़कियों से भी ज्यादा नर्वस लग रहा है। अब साची तुम्हें खाने थोड़ी आ रही है। चील। इतना बोल वो हंसते हुए रेहान के बगल में बैठ जाता हुआ हंसते तो रेहान उससे काफी बुरी तरह घूरता हुआ उससे सोफे से उठते हुए कहता है, उठ तू पहले यहाँ से। ये मेरी होने की बीवी की जगह है, तुझे यहाँ बैठा देख मेरी इमेजिनेशन कितनी ऑकवर्ड हो रही है, तुझे पता है। ये सुन तविश खुद का कोट सही करते हुए थोड़ा अवॉर्ड हुए इधर उधर देख धीरे से कहता है, तू और तेरी ये उटपटांग सोच। रेहान उसकी बात सुन नर्वस हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, भाई ये मेरी सोच नहीं बल्कि कुछ वक्त पहले की हकीकत लग रही थी। रेहान बोलते बोलते ताबिश के कंधे पर हाथ रख कहता है, तुझे पता है कुछ वक्त पहले साची की मेरे लाइफ में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और रही बात उस चुड़ैल लैला की तो वो तेरे टिकने वाली नहीं थी। तो ये सब देख मुझे तो लगने लगा था कि जिंदगी भर अब मुझे तेरे साथ ही। इतना बोल रेहान अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ इशारा करता है तो ताबिश उसकी हरकत पे उससे खुद से दूर झटकते हुए झाली अंदाज में कहता है, दूर हट तू मेरे। अब क्या क्या तेरे ख्याल में रहता है, मुझे तो अब जानने में भी डर लग रहा है। हट। रेहान उसका रिएक्शन देखने हंसने लगता है तो तविश गुस्से में उससे उंगली दिखते हुए कहता है, हंस ले बेटा, हर किसका दिन आता है।
आज तू हंस रहा है, फ्यूचर में पता नहीं कोई और तुझ पे हंसेगा। रेहान सोचने वाले अंदाज में कहता है, क्या मतलब? तविश, मतलब ये कि देख मेरे मुन्ना, तुझे सुधारने वाली आ गई है। इतना बोल ताबिश उसका चेहरा पकड़ सामने की तरफ करता है, जहां से साची अपने पेरेंट्स के साथ अंदर आ रही थी। रेहान तो बस उससे अपनी आंखें बड़ी कर उससे बस देखते ही रह जाता है। आज साची ने रेड कलर का काफी खूबसूरत गाउन पहना था, जिसके शोल्डर पर काफी अच्छी तरह से कटकर उससे एक नेकलेस का रूप दिया था, और बालों को समेटकर एक काफी खुशबूस जुड़ा बनाया हुआ था, जिसके ऊपर प्रिंसेस की लुक की तरह हेयरबैंड कैरी किया हुआ था। साची आज सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साची की भी नज़र सबसे होते हुए सीधा स्टेज पर खड़े रेहान पर ही टिक जाती है। रेहान ने डायगनर ऑफ क्रीम के कुराते के ऊपर रेड फुल कोट टाइप जैकेट डाला हुआ था, और साथ ही उसका लुक काफी रॉयल लग रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यारी भरी नजरों से देख मुस्कुरा रहे थे। रेहान तो स्टेज पर से ही साची को किस देने का इशारा करता है, जिससे देख साची शर्म से ब्लश करने लगती है। दिग्विजय जी और आकाश जी साची के पेरेंट्स का काफी दिल से स्वागत करते हैं। साची सबके पाँव छूती है तो अन्या साची के पास आते हुए उससे नज़र का टीका लगते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो देवरानी जी, कहीं मेरे देवर जी का हाल बेहाल न हो जाए। अब तो हमने संभाल रखा था, तुम्हारी बारी है। अन्या के यूं छेड़ने पर साची शर्मते हुए कहती है, क्या भाभी आप भी मुझे छेड़ रही है? वैसे आप मुझे मेरे नाम से ही पकड़ा करे, मुझे काफी अच्छा लगेगा। अन्या उसकी बात सुन उसका गाल प्यार से छूते हुए कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? साची अन्या के कहने पर अपने हाथों को आसपास मसलते हुए कुछ घबराहट लिए कहती है, हाँ भाभी तबीयत ठीक है। वो बस इतना बोलते बोलते साची रुक जाती है, और उसकी अधूरी बात समझते हुए अन्या उसके हाथों को अपने हाथों में लिए कहती है, बस घबराहट हो रही है। अपनी आने वाली जिंदगी में कदम रखने में कुछ डर, कुछ खुशी, कुछ उम्मीद, तो कुछ बेचनी भी है, राइट? अन्या की बात सुन साची अपना सिर मासूम बने उसकी ओर देखते हुए हिलाती है, तो अन्या मुस्कुराते हुए साची को स्टेज की तरफ ले जाते हुए उससे रेहान की तरफ देखने को इशारा करती है, जो कब से साची के पास जाने को बेचैन था, लेकिन तविश उससे रोक के खड़ा था। साची उसके आंखों में बेचनी और उसकी हरकत पे मुस्कुरा देती है, तो अन्या सामने देखते हुए कहती है, वो सामने देख रही हो स्टेज पे जो इंसान खड़ा है, न तुम जैसे ही उसका हाथ थमेगी न तो ये डर घबराहट हिचक सब एक पल में गायब हो जाएगा, और खुशी और उम्मीद कहीं गुना बढ़ जाएगी। रिश्ता इसी को कहते हैं साची, जहां हम अपने साथी के हाथों में हाथ डाल अपने हर इमोशन को साथ जीते हैं, हर पल को साथ जीते हैं, जहां अगर कुछ कम या बेसी हो ना तो जिंदगी के खट्टे मीठे के स्वाद में अलग ही सुकून मिलता है। अन्या की बात सुन साची एक टक रेहान को देखती है। अब तक दोनों स्टेज के पास आ गए थे, जहां रेहान अपना हाथ बढ़ाए साची का इंतजार कर रहा था। साची एक नज़र अन्या को देखती है, जो एक भरोसे की मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका कर उससे जाने का इशारा करती है। साची एक मुस्कान लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेहान का हाथ थम लेता है। एक ही पल में साची को अन्य की बातें सच्ची लगने लगी थी। रेहान का साथ जैसे उससे हर इमोशन में एक स्पेशल फीलिंग दे रहा था, जहां डर और घबराहट नहीं, सिर्फ खुशी और प्यार था। रेहान साची को लिए अपने साथ सोफे पर बैठा हुआ शिकायती लहजे में कहता है, कहाँ रह गई थी तुम शोना? कब से वेट कर रहा था। मैंने पहले ही कहा था मुझे वेट मत करवाना, पर फिर भी तुमने मुझे पूरे 15 मिनट 26 सेकंड वेट करवाया। ये गलत बात है, तुम्हें पता है ना, अब मैं तुमसे दूरी खत्म होने का इंतजार नहीं कर पाता। लेकिन तुम। साची रेहान की बात सुनते हुए उससे देख मुस्कुरा रही थी। उसकी ये बचकानी सिखाते भी उससे रेहान की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। साची उससे प्यारी भरी नजरों से देखते कहती है, काफी हैंडसम लग रहे हो। साची के मुंह से अचानक तारीफ सुन रेहान की नज़र साची के निगाहों पर चला जाता है, जो काफी प्यार से उससे एडोर कर रही थी। ये देख रेहान एटीट्यूड में अपने बालों में जाती फिरा कर कुर्ता सही करते हुए कहता है, मैं पैदा ही हैंडसम हुआ था, तुम्हें शायद आज रिलीज हुआ शोना, तो मेरा क्या कसूर? रेहान की बात सुन साची उससे एक नज़र घूरती है, पर आज उसका दिल रेहान से झगड़ने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि प्यार लूटने का था। इसलिए वो प्यार से उसका हाथ पकड़ कहती है, कसूर नहीं मिस्टर, गुरूर है। जिस लड़की ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा, हर दुआ में तुम्हारे होने का मांगा, आज तुम उसके होने जा रहे हो। इस बात का अपनी मोहब्बत पर गुरूर है मुझे। साची के मुंह से इतने प्यारे भरी बातें सुनकर तो रेहान शौक में ही चला जाता है। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए हैरत निगाहों से साची को देखता है, फिर अचानक ही सोफे से उठाकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। साची रेहान का ऐसे अजीब रिएक्शन देख वो असमंजस में पड़ जाती है। एपिसोड 148।
रेहान स्टेज से नीचे उतर कहीं जाने ही लगता है कि तविश जो स्टेज से कुछ दूर पर ही खड़ा था, वो रेहान को ऐसे जाता देख कंफ्यूजन में जल्दी से आगे बढ़ उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, कहाँ चली ये बेबी आशिक की सवारी, अपने होने वाली दुल्हन को यूं अकेला छोड़। तविश के ऐसे रोकने पे रेहान उससे देख काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ यार मुझे डॉक्टर को कॉल करने जाना है। डॉक्टर शब्द सुन तविश और भी ज्यादा कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहता है, डॉक्टर? वो किस लिए? तविश सोचते हुए कदम आगे बढ़ते हुए रेहान के माथे पर हाथ रख उसके गले को छूते हुए फिक्र से कहता है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो कुछ पल पहले तू एक कदम चंगा मांगा था। रेहान उसके ऐसे चेक करने से उसका हाथ रोककर उसे नमे सिर हिलाता हुआ समझते हुए कहता है, अरे मेरे लिए नहीं, साची के लिए। साची का नाम सुन तविश और भी ज्यादा कंफ्यूज हुए रेहान के पीछे से हल्का सिर झुकाते हुए स्टेज पर अकेले बैठी साची को देखता है, जो खुद कंफ्यूज एक्सप्रेशन से उन्हें देख रही थी, और साथ ही उससे देख ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो कहीं से बीमार है। ये सब देख तविश काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए कहता है, साची के लिए उससे क्या हुआ? वो तो मुझे ठीक लग रही है। रेहान तविश की बात सुन काफी सीरियस टोन में कहता है, और वो ठीक है यार। तुझे पता है अभी अभी वो मेरे साथ स्टेज पर रोमांटिक हुए बातें कर रही थी, वो भी एक्स्ट्रा चीज वाले रोमांस के साथ। और उसने मेरी तारीफ की। अब बता, कहीं हुआ ऐसा हुआ है कि तू भोग में आया हो और तुझे खीर के साथ रसमलाई और गुलाब जामुन भी मिल जाए? ये तो दो ही कंडीशन की पॉसिबल है, भोग करवाने वाला काफी दिलदार हो या आपकी किस्मत आप पे काफी मेहरबान हो। और यहाँ तो मुझे दोनों कंडीशन पे डाउट है, इसलिए साची के इलाज के लिए डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ। रेहान अपनी बात किए तविश को देखता है जो उससे काफी अजीब नजरों से देख रहा था, और रेहान की बात सुन उस पर झलाते हुए कहता है, मैं तेरा करूँ? कोई अपनी सगाई वाले दिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कैसे कर सकता है? डॉक्टर की जरूरत साची को नहीं, तुझे है। बस आज सगाई होने दे, फिर मैं खुद तेरे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुझे इसकी काफी जरूरत है। ये सूझ रेहान मुंह सिकोड़ कहता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तविश उससे लगभग बितने वाले अंदाज में कहता है, घंटा तू ठीक है, तेरी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही है। और रही बात साची की, तू मेरे को ये बता, वो रोमांटिक हुए तो तुझे प्रॉब्लम है, न हुए तो तुझे प्रॉब्लम है? और अगर कोई लड़की अपने सगाई वाले दिन अपने होने वाले पति से प्यार से चार मीठे बोल बोल दे तो उसके पार्टनर को खुश होकर उसका साथ देना चाहिए, न कि तेरी तरह उससे डॉक्टर के हवाले कर देना चाहिए। वो एक पल में तुझे छोड़कर भाग जाएगी अगर उससे ये बात पता चली, इसलिए उससे कुछ मत कहना और चल मेरे साथ। इतने बोलते बोलते ताबिश रेहान का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ वापस स्टेज पर ले जाता है। ताबिश की डांट सुन उससे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो जब तक उससे रोकता तब तक उसने उससे साची के पास खड़ा कर दिया था। साची अब भी कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उन्हें देख रही थी तो तविश रेहान का हाथ उसके हाथ में देता हुआ शरारत लिए कहता है, ध्यान रखो इसका, कहीं ये तुम्हें छोड़ कहीं और दाना चुगने ना चला जाए। इतना बोल ताबिश दोनों को अपनी एक आंख विंक करते हुए वहां से हंसते हुए निकल जाता है। साची अब ताबिश की बात सुन रेहान को घूरती है तो रेहान आसपास देखेगा वॉट स्माइल लिए अपना सिर खुजलाता है। साची कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी मां कामिनी उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, साची बैठ जाओ, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। ये सुन साची हाँ में सिर हिलाते हुए वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है। रेहान भी साची में पास बैठ जाता है। अन्या दोनों के रिंग एक थाल में ले जाती है। सब स्टेज के आसपास जमा हो जाते हैं। कुछ रस्म होने के बाद अन्या दोनों के हाथों में रिंग देते हुए उन्हें पहने का बोलती है। वो दोनों भी खुशी खुशी उस पल में जिए हुए मन ही मन उस अंगूठी में एक दूसरे का नाम लिए एक दूसरे से वादे करते हैं। पहले रेहान ने, उसके बाद साची ने एक दूसरे को रिंग पहना दी और साथ ही इस नए रिश्ते और आने वाली नई जिंदगी में कदम रखने को तैयार हो चुके थे। सब तालियां बजाकर जैसे उनकी खुशी में अपनी खुशी को दिखा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार लिए बस एकटक देख रहे थे। शायद वो आज अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं पाएंगे। एपिसोड 149 रूठे पिया को माने की कोशिश। सगाई होने के बाद सब आए हुए मेहमान उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एक एक कर उन दोनों से मिलने लगते हैं। रेहान साची सबसे काफी खुशी खुशी मिलते हैं। दोनों काफी खुश थे। वही कुछ दूर अभय, शौर्य और तविश खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। शौर्य कुछ सोचते हुए अभय के गले में बाहें डाल अपना सिर उसके कंधे से टिकाते हुए उदास हुए लहजे में कहता है, देख रहा है बरवाची, हमारे पलटन से एक और बकरा हलाल होने जा रहा है, और साथ ही देख वो हलाल होने पर भी कितना खुश दिखाई दे रहा है। फिर एक ठंडी आह भरते हुए अभय से अपनी बाहों के घेरों से लिपटते हुए कहा है,
अब तो मुझे यकीन हो गया हम सिंगल ही मारेंगे। अपने छोटे का घर बस गया और मैं यहाँ कुंवारा ही बैठा हूँ। शौर्य की बात सुन तविश हंसते हुए अपना हाथ दोनों हवा में उठाकर कहता है, सॉरी ब्रो, अब मुझे अपनी इस कैटेगरी में न डाले। आप दोनों का पता नहीं, लेकिन मैं कोई न कोई ढूंढ ही लूंगा। फिर स्टाइल से अपना कोट और बाल से ही कहता है, वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। ये सारी बातें सोचने की जरूरत आप दोनों को है। हल्की धीमी आवाज में, जो बाप बनने की उम्र में बीवी ढूंढ रहे हैं, इसलिए जल्दी सोचे, कहीं दादा बनने की उम्र में बीवी मिली तो कुछ हो। आई होप यू बोथ अंडरस्टैंड। इतना बोल तविश अपनी आंखों को गोल गोल मटकते हुए हंसकर वहां से चला जाता है। उसकी बात सुन शौर्य मुंह चढ़ते हुए हल्के गुस्से में कहता है, इसकी इतनी हिम्मत। 10 सुपरस्टार शौर्य मित्तल को ताने देकर चला गया। मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। फिर पल में अभय से वापस लिप रोने वाले अंदाज में कहता है, तू बता बरवाची, मुझ में कोई कमी है? मेरी सपनों की रानी कब आएगी? अभय शौर्य की नौटंकी देख उससे खुद से दूर झटकते हुए ताने भरे लहजे में कहता है, जब तेरा नाम कंट्रोवर्सी में कम और क्लीन लिस्ट में ज्यादा रहेगा। शौर्य अभय की बात सुन मुंह बनते हुए कहता है, तू दोस्त है मेरा या दुश्मन? अभय शौर्य के कंधे पर हाथ रख काफी सांदीजीगी से कहता है, दुश्मन होता तो यूं यहाँ नहीं न्यूज चैनल पर होता, इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा। इतना बोल अभय अरेंजमेंट चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शौर्य अभय की बात सुन सारा सा मुंह बनाकर उससे देखता है, फिर अपने दिल में एक सोच लिए उसके तरफ बढ़ जाता है। वही अन्या जो कि साची और मेहमानों में घिरी हुई थी, उसका ध्यान उनमें न होकर बस रुद्र में ही अटक हुआ था। वो बार बार उसे अपनी मासूम निगाहों से देख रही थी, पर रुद्र ने उसे एक बार भी नहीं देखा, या यूं कहे उससे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। अन्या रुद्र का यूं इग्नोर देख कुछ उदास हो गई। रुद्र भी अपने गेस्ट के साथ बिजी था। अन्या को मन ही मन रुद्र पे गुस्सा भी आ रहा था कि गलती उसके न होने पर भी वो छोटे बच्चों की तरह रूठा बैठा है, और अन्या के लाख मानने की कोशिश पर भी नहीं मन रहा था। अब इतने मेहमानों के बीच अब वो उससे लिप्त तो नहीं सकती थी। अन्या ने उसका ध्यान पाने के लिए अल्कोहलिक फ्री ड्रिंक भी भेजवाया, लेकिन रुद्र उसके भेजे हुए ड्रिंक को इग्नोर कर वाइन ले लिया। अन्या से अब ये रुद्र का बच्चों ज्यादा इग्नोर करना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो कुछ सोच स्टेज से नीचे उतर जाती है और अपने कदम रुद्र की तरफ बढ़ा देती है और ठीक उसके सामने खड़े हो जाती है। रुद्र अन्या को यूं सामने देख अपनी भौएं चढ़ाकर एक नज़र उससे देखकर इग्नोर करते हुए अपने सामने वाले आदमी से बातें करने लगता है। तो अन्या एक प्यारी मुस्कान लिए रुद्र के साथ खड़े आदमी से कहती है, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब बट कैन आई टेक माई हस्बैंड फॉर डांस। अन्या के ऐसे काफी क्यूटली अप्रोच करने पे रुद्र के साथ खड़े आदमी एक नज़र रुद्र को देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। अन्या ये देख खुश होते हुए अपना हाथ रुद्र के आगे करते हुए उससे चलने का इशारा करती है। रुद्र उसके ऐसे करने पे उससे घूरने लगता है, क्योंकि अन्या ने उससे यूं सबके सामने अप्रोच कर उसके पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। इसलिए वो उससे घूरता हुआ उसका हाथ काश कर थाम लेता है। तो अन्या अपनी जीभ पे उससे एक विनिंग स्माइल देती है और उसके साथ डांस फ्लोर पर आ जाती है और रुद्र बिकी बाहों में अपना हाथ दिया उसके साथ डांस करने लगती है। उन्हें यूं क्लोज हुए डांस करते हुए बाकी कपल भी उनका साथ देते हुए अपने अपने पार्टनर को साथ डांस फ्लोर पर चले आते हैं, जिसमें रेहान और साची भी थे। माहौल काफी खुशनुमा हो रहा था। अन्या लगातार अपनी प्यारी आंखों से रुद्र को प्यार से देख रही थी। उसकी ये नज़र रुद्र के अंदर हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। वो खुद पे काबू रखते हुए अन्या को चिढ़े हुए अंदाज में कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कभी मुझे देखा नहीं। अन्या रुद्र की बात सुन डांस के बहाने उसके और क्लोज आते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल काफी रोमांटिक हुए कहती है, देखा तो कई बार है, लेकिन आपका ये रूठे पिया वाला रूप कुछ ज्यादा ही मुझे आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अपने उंगलियों को रुद्र के गालों को प्यार से सहलते हुए कहती है। कोष्टक योजक चिन्ह, जी करता है यही कि यही खा जाऊं। रुद्र को उसका यूं चुना उसके दबे आराम को जगाने के लिए काफी था। वो झटके से अन्या का हाथ पकड़ उससे क्रॉस कर घूमते हुए बैक हक कर डांस करते हुए उसके कान में कहता है, अच्छा ये प्यार तुम्हें तब क्यों नहीं आता जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ? तब तो वाइफी तुम्हें मुझे छोड़ सब दिखते हैं, सबका ख्याल रहता है। अन्या उसकी शिकायत सुन मुस्कुराते हुए वापस से डांस करते हुए उसके सामने होते हुए अपने मूव करते हुए कहती है, रुद्र अब आप छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और रही बात सबका ख्याल रखने की, वो भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। अन्या अपनी बात समझते हुए रुद्र के काफी क्लोज हुए उसके आंखों में प्यार से देख कहती है, और रही बात आपकी तो सबकी सबसे मेरा रिश्ता तो आपसे ही जुड़ा है, तो आप मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो फिर ये नाराजगी क्यों? अब ये नाराजगी छोड़े और मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी।
अन्या के ऐसे इतने प्यार से बोलने पे तो रुद्र का दिल जैसे पिघल आता है। वो जैसे ही अन्या के प्यार में बहकर उसमें खोने ही वाला था कि गाना रुक जाता है, और साथ ही सबकी तालियों की आवाज से उनका ध्यान बाकियों पर भटकता है। रुद्र भी अब रोक एक नज़र सबकी देख अन्या से कहता है, बिल्कुल नहीं, माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती है वाइफी, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वैसे ये कोशिश भी अच्छी थी, बट वो बात नहीं थी कि तुम्हें रुद्र राय चौहान की माफ़ी मिल सके। सो कीप ट्राई फिर नेक्स्ट टाइम। इतना बोल रुद्र अन्या का एटीट्यूड दिखाकर वहां से चला जाता है। अन्या उसका ये लुक देख चिढ़ जाती है क्योंकि अब रुद्र उससे नाराज होने का नाटक करते हुए चिढ़ा रहा था। ये देख अन्या गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से नीचे आ जाती है। उससे अब रुद्र पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानबूझकर उससे सता रहा था। एपिसोड 150 एंगेजमेंट का फंक्शन काफी अच्छे से खत्म हो गया। सब मेहमान भी घर चले गए अपने अपने। साची के पेरेंट्स सबसे अलविदा लिए साची के साथ निकल गए। वही रेहान जल्दी से भागते हुए होटल के बाहर आता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर सबके बीच आते हुए कहता है, क्या वो लोग सब चले गए? अन्या, रुद्र, तविश, अभय, शौर्य पांचों अभी अभी साची के पेरेंट्स को अलविदा कर वही कुछ बातें कर रहे थे। वो सब रेहान की बात सुन उससे काफी अजीब लुक देते हैं। रेहान काफी हड़बड़ाया हुए कहता है, कुछ तो कहो आप लोग। क्या साची मेरे इनलवास सब चले गए क्या? रेहान को यूं हड़बड़ाया देख शौर्य काफी सीरियस बने कहता है, हाँ छोटे सब चले गए। वैसे तू कहाँ रह गया था? तू सबको बाय भी कहने नहीं आया? अभय शौर्य का साथ देते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसा कहाँ गायब हो गए थे रेहान? ये अच्छा थोड़ी लगता है कि तुमने विदा करने भी ना आओ। ये बात दादाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेहान सबके सीरियस फेस देख के साथ उनकी बातें सुन और भी ज्यादा परेशान हो गया। वही तविश भी सबका साथ देते हुए रेहान के कंधे पर हाथ अफसोस भरी लहजे में कहता है, हाँ भाई, तुझे नहीं पता साची भी तेरे इस बिहेवियर से काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, और शायद नाराज भी। तुझे एटलीस्ट यहाँ होने चाहिए था। रेहान साची का जीकर सुन अफसोस में अपना सिर पकड़ कहता है, आह ये क्या हो गया? आप सब उन्हें कुछ देर रोक नहीं सकते थे? मैं बस आ रहा था। रेहान अपनी बात कहते कहते अन्या के पास आता हुआ उसका हाथ पकड़ कहता है, भाभी आप तो रोक सकती थी ना, आपने क्यों नहीं रोका? अन्या रेहान को इतना परेशान देख एक नज़र सबको देख एक ठंडी आह लिए काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, कितनी देर रेहान, कितनी देर रोकती? वो लोगों तुम्हारा 15 मिनट से बाहर इंतजार कर रहे थे। अब तो दादाजी और डैड ने भी कह दिया मुझे कि मैंने तुम्हें सह देकर बिगड़ दिया, तो मैं क्या करती? रेहान अन्या की बात सुन बेचारा सा मुंह बनाकर सबकी देखते हुए कहा है, आह पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाभी, मैं तो बस वॉशरूम गया और किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, और मेरा फ़ोन हाल में छूट गया था, तो किसको इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि खिड़की तोड़ कर बाहर कूद जाता हूँ, पर फिर सोचा अभी कोई रिस्क लेना सही नहीं है। अभी अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है, और मेरे हाथ पाँव को कुछ हो जाता तो हड्डियाँ टूटती तो चलता, पर अगर मेरे फेस को कुछ हो जाता तो कहीं साची मुझे रिश्ता ना तोड़ दे। ये सब सोच मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में कितनी मुश्किलों के बाद एक वेटर ने दरवाजा खोला और मैं भागते हुए बाहर आया। रेहान अपना दुख भरा राग सुनते हुए काफी परेशान और बेचारा बनने सबको बता रहा था। फिर पलटकर आसमान को देख कहता है, ओह गॉड, आपको दुनिया एक में ही मिलता हूँ। प्रॉब्लम खेली के लिया। आज मेरी लाइफ का परफेक्ट दिन होने वाला था, पर नहीं, आपको तो हजम नहीं हुआ। और देखो क्या से क्या हो गया। मेरे होने वाली बीवी मुझे नाराज हो गई, और मेरे इन लॉस ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबको लगेगा कि ये सब मैंने जानबूझकर किया, अपने स्टेट्स का रोब दिखाने के लिए। अब मैं क्या करूं? सुन रहे हो गॉड? रेहान चीखते हुए अपनी गुहार लगा रहा था कि सब उसकी ये नौटंकी देख मुंह दबाए हंसने लगते हैं। तभी रुद्र रेहान के सिर पर जोर से चपत लगाते हुए कहता है, हो गया, रो लिया। अब जाकर माना अपनी साची को, क्योंकि ये नौटंकी करने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय हमारा वक्त और कान खराब करने के। इतना बोल रुद्र रेहान की कार की चाबी आगे करता तो रेहान को रिलीज होता है कि उसके भाई की बातों में लॉजिक तो है, और ये बात उसने तो सोची नहीं कि वो अभी ये सब ठीक कर सकता है। वो रुद्र के ताने पर ध्यान न देते हुए खुशी से झूमते हुए उसके लगभग गोद में चढ़ जाता है, और उसके साथ ही उसके गले लग कहता है, आप ग्रेट हो भाई, मेरी लाइफ में भगवान और भाभी के बाद तो आपका ही नंबर है। आई लव यू। इतना बोल वो रुद्र के गालों पे जोर से एक दो पप्पी जद देता है। ये देख सब आंखें फाड़ कर उन्हें देखते हैं, और अन्या का तो मुंह हल्का खुला रह जाता है।
रुद्र रेहान की हरकत देख एक झटके में उससे दूर झटकते हुए अपना गाल साफ करते हुए गुस्से में कहता है, व्हाट इज दिस रेहान। रेहान रुद्र का गुस्सा देखकर अपनी बातिसी दिखाते हुए कहता है, थॉट माई लव भाई, आई लव यू। रेहान का ऐसा बिहेवियर के साथ लव यू सुन रुद्र भड़कते हुए उससे देखता है तो अन्या आगे बढ़ जल्दी से कहती है, रेहान तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, कहीं साची और भी ज्यादा नाराज न हो जाए। रेहान अन्या की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए जाने लगता है तो सब उससे अल्थे बेस्ट कहते हैं और साथ ही शौर्य उससे एक रोज बुकी देते हुए कहता है, ये भी ले जा, मानने में आसानी होगी और अगर तब भी न माने तो तू एक कदम करना, मेरी फिल्म का कोई रोमांटिक डायलॉग मरना, फिर देखना वो तुझसे एक पल भी नहीं रूठे रह पाएगी। ये सुन अभय एटीट्यूड में काफी आराम से पॉकेट में हाथ डाल कहता है, हाँ, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्ट ब्रेकअप जो करेगी। अभय की बात सुन रेहान और शौर्य दोनों उससे घूरते हैं तो अभय उन्हें देख अपने खड़े कर देता है। शौर्य रेहान को जाने को कहता है, सब उससे वहां डरते हुए हिम्मत दिए भेज देते हैं। रेहान गहरी और लंबी सांस लिए अपने कार के पास आ जाता है और किसे ओपन कर ड्राइविंग सीट खोलते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है, रिलैक्स रेहान, तुझे बस साची को सॉरी बोलना है। सॉरी सा। रेहान बोलते हुए कार के अंदर जैसे ही बैठता है कि उसकी नज़र अपने बगल वाले सीट पर बैठे ऑलरेडी पहले किस पे पड़ती है, जिससे रेहान हड़बड़ाते हुए वापस से कार के बाहर निकाल आता है और अपने दिल पे हाथ रख कहता है, क्या को अभी अभी मैंने देखा वो सच है, पर वो कैसे हो सकता है, क्या मैं सच में पागल तो नहीं हो गया या साची को इतना मिस कर रहा हूँ कि वो मुझे अपने कार की सीट पर दिखाई दे रही है। फिर कुछ सोच रेहान वापस अंदर बैग चेक करता है तो साची अब भी उसके बगल में बैठी उसे देख मुस्कुरा रही थी। रेहान हैरान, परेशान और कंफ्यूज भाव में कहता है, शोना, तुम मुझे यूं क्यों दिखाई दे रही हो, मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, जबकि तुम तो। वो इतना बोलते हुए अपनी एक उंगली साची के कंधे पर टच करता है तो वो हैरान रह जाता है। वो अपनी आवाज में कपकपाहट लिए कहता है, शोना, तुम सच में यहाँ हो। साची को उसका ये पूछना कुछ अजीब लगा लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफी क्यूट लगे, जिससे वो खुद में रेसिस्ट नहीं कर पाई और आगे बढ़ उसके होठों को हल्के अपने होठों से छूते हुए उसे दूर हुए देखते हुए कहती है, झूठ में हुआ जाता है रेहान, और कहा थे तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुन रेहान कंफ्यूज सा कहता है, कब से क्या मतलब, तुम अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं गई। साची रेहान की बात सुन अजीब से एक्सप्रेशन लिए कहती है, ये कैसे सवाल है रेहान, अगर मैं मम्मी पापा के साथ चली जाती तो तुम्हारे साथ कैसे दिखाती, मुझे तो भाभी ने रोक लिया था, वो बोली कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रेहान साची की बात सुन तुरंत कार से निकल पीछे पलटकर सबकी ओर देखता है तो सब अभी भी वही खड़े होते हैं, पर रेहान को यूं खुद को देखता पाकर सब आसपास अपनी नजरें फेर देखने लगते हैं। रेहान पहले तो सबको घूरता है, फिर भागकर अन्या के पास आता हुआ वही एक्साइटमेंट लिए रहता है जो कुछ देर पहले रुद्र के लिए था। ये देख रुद्र हड़बड़ा जाता है क्योंकि उससे रेहान की हरकतों पे सच में कोई भरोसा नहीं था, कहीं उसके साथ की गई हरकत वो अन्या के साथ न कर दे। रेहान अन्या के पास उछलते हुए अपनी बाहें फैलाकर कहता है, भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर माय। वो इतना बोल जैसे अन्य को हक करने को होता है कि रुद्र उनके बीच में आता हुआ उससे गुस्से में नजरों से घूर कर कहता है, रेहान, तुम्हारा थैंक दूर से भी तो दे सकते हो, और वैसे भी ये साची नहीं मेरी बीवी है, इसलिए जरा याद रखा करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ साची को घर छोड़ दो, उससे देर हो रहा है, अगर तुमसे नहीं होता तो मैं जियान को कह देता हूँ। इतना बोल रुद्र जैसे ही अपना फोन निकलने को होता है कि रेहान हड़बड़ते हुए वहां से नमे सिर हिलाया भाग जाता है। रेहान के जाने के बाद रुद्र एक चैन की सांस लेता तो बाकी सब उसके एक्सप्रेशन देख मुंह दबाए हंस देते हैं क्योंकि उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए कितना जेल्स हुए रेहान को जल्दी से भागा दिया। वही अन्या को भी रुद्र का ये जेल्स हुआ साइड देख काफी मजा आ रहा था, पर वो मजा लेने से जायद रुद्र को सजा देने का सोच चुपचाप उससे इग्नोर कर वहां से चली जाती है, जिससे देख रुद्र मन में कहता है, कमाल है, मुझे मानने की जगह अब खुद रूठ कर बैठी है, कहीं मैंने जायदा तो नहीं इससे सता दिया। ये सोच रुद्र अपना सिर झटकते हुए अन्या के पीछे चल देता है।